मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक विल बी ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण और रिंग फेंस नीति 1765 से 1813। 1765 से 1813। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रिटिश काल में भारतीय रियासतों के प्रति नीति को कितने मुख्य चरणों में बांटा गया? मुख्य रूप से 4 चरणों में। रिंग फेंस घेरे की नीति का कालखंड क्या है? 1765 से 1813। रिंग फेंस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए मध्य राज्य बनाना। रिंग फेंस नीति का जनक किसे माना जाता है? वॉरेन हसिंगटन को। वॉरेन हसिंगटन ने किस राज्य को बंगाल के लिए बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया था? अवध को। बेलेजली ने रिंग फेंस नीति को किस माध्यम से व्यापक बनाया? सहायक संधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। रिंग फेंस नीति का मुख्य लक्ष्य किनसे बचाव करना था? रिंग फेंस की नीति किनसे बचाव करना था? मराठों और अफगानों के आक्रमण से। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता था? ब्रिटिश कंपनी और सेना पे। रिंग फेंस नीति के तहत कंपनी रियासतों के आंतरिक मामलों में क्या भूमिका निभाती थी? शुरुआत में हस्तक्षेप न करने की, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाया। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति सक्रिय नीति अपनाना शुरू किया? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन 1813 से 1858। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का काल 1813 से 1858। 1813 से 1858। इस नीति के तहत रियासतों ने कंपनी के प्रति क्या स्वीकार किया? इस नीति के तहत रियासतों ने कंपनी के प्रति कंपनी की बाह्य सर्वोच्चता को क्या स्वीकारा? 1813 से 1858 के बीच रियासतों की आंतरिक स्थिति क्या थी? वे अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र थे। रियासतों और कंपनी के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका कौन निभाता था? ब्रिटिश रेजिडेंट। रियासतों और कंपनी के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका कौन निभाता था? ब्रिटिश रेजिडेंट। किस अधिनियम द्वारा कंपनी की व्यापारिक शक्तियाँ पूरी तरह समाप्त हो गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। 1833 के बाद कंपनी का स्वरूप कैसा हो गया था? एक विशुद्ध राजनीतिक शक्ति के रूप में। उत्तराधिकारी के मामले में रियासतों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया? कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करना। उत्तराधिकारी के मामलों में रियासतों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया? कंपनी की स्वीकृति प्राप्त करना। 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रियासतों के विलय के संबंध में क्या निर्देश दिए? 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रियासतों के विलय के संबंध में क्या निर्देश दिए? जब कभी और जहां कहीं संभव हो रियासतों का कंपनी में विलय कर लिया जाए। जब कभी और जहां कहीं संभव हो रियासतों का कंपनी में विलय कर लिया जाए। लॉर्ड डलहौजी ने किस सिद्धांत के आधार पर रियासतों का विलय किया? व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने किस सिद्धांत के आधार पर रियासतों का विलय किया? व्यापकता का सिद्धांत। डलहौजी ने किन मुख्य रियासतों का विलय किया था? सतारा, नागपुर और झांसी। सतारा, नागपुर और झांसी को। नेक्स्ट टॉपिक अधीनस्थ संघ की नीति। पॉलिसी ऑफ सब ऑर्डिनेट यूनियन 1858 से 1935। 1858 से 1935। अधीनस्थ संघ की नीति कब शुरू हुई थी? 1858 एक्ट के बाद। 1858 में भारत का शासन कंपनी से किसके हाथ में चला गया था? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति कौन सी मुख्य घोषणा की? रियासतों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई। रियासतों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी गई। क्या 1858 के बाद गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई? हाँ, सरकार ने इसे सम्मान करने की घोषणा की। सम्राट ने विलय की नीति को क्यों त्याग दिया? क्योंकि रियासतें 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के लिए ब्रेकवाट से सहयोगी साबित हुआ था। सम्राट ने विलय की नीति को क्यों त्याग दिया? क्योंकि रियासतें 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के लिए ब्रेकवाट्स साबित हुआ। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी। नरेंद्र मंडल का गठन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। नरेंद्र मंडल के गठन का उद्देश्य क्या था? रियासतों और भारत सरकार के मध्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए सलाह देना। रियासतों और भारत सरकार के मध्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए सलाह देना। अधीनस्थ संघ की नीति के दौरान किन आधुनिक संचार साधनों ने रियासतों के अलगाव को समाप्त किया था? रेलवे, सड़क, टेलीग्राम और डाक सेवा। अधीनस्थ संघ की नीति के दौरान अधीनस्थ संघ की नीति के दौरान किन आधुनिक संचार साधनों ने रियासतों के अलगाव को समाप्त किया? रेलवे, सड़क, टेलीग्राम और डाक।
लॉर्ड कर्जन ने रियासतों के शासकों के लिए क्या अनिवार्य किया? विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेना। लॉर्ड कर्जन ने रियासतों के शासकों के लिए क्या अनिवार्य किया? विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेना। बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी को। बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी को। बटलर समिति और सर्वोच्चता। टॉपिक पैरामाउंटेंसी। बटलर समिति को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय रियासत समिति। बटलर समिति को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय रियासत समिति। बटलर समिति के गठन का मुख्य कारण क्या था? रियासतों और सर्वोच्च शक्ति के संबंधों की जांच करना। बटलर समिति के गठन का मुख्य कारण क्या था? रियासतों और सर्वोच्च शक्ति के संबंध की जांच करना। बटलर समिति ने सर्वोच्चता के बारे में क्या निष्कर्ष दिया? सर्वोच्चता सर्वोच्च ही रहनी चाहिए। बटलर समिति ने सर्वोच्चता के बारे में क्या निष्कर्ष दिया? सर्वोच्चता सर्वोच्च रहनी चाहिए। क्या बटलर समिति ने सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? नहीं, इसे बदलती परिस्थितियों के लिए लचीली छोड़ दिया गया। बटलर समिति ने सर्वोच्चता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया, इन्होंने बदलती परिस्थितियों के लिए लचीला छोड़ दिया। बटलर समिति के अनुसार रियासतों को किसके प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाना चाहिए था? भारतीय विधानसभा के प्रति। बटलर समिति के अनुसार रियासतों को किसके प्रति उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए था? भारतीय विधानसभा के प्रति। रियासतों के संबंध में किसके माध्यम से संचालित होना चाहिए था? वायसराय के माध्यम से। रियासतों के संबंध किसके माध्यम से संचालित होना चाहिए था? वायसराय के माध्यम से। बटलर समिति ने आर्थिक संबंधों के लिए क्या सुझाव दिया? वित्तीय मामलों के निपटारे के लिए विशेष समिति का झुकाव। वित्तीय मामलों के निपटारे के लिए विशेष समिति का झुकाव। अधीनस्थ संघ काल में रेजिडेंट की भूमिका में क्या बदलाव आया? वह केवल संपर्क सूत्र न रहकर आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा। अधीनस्थ संघ काल में रेजिडेंट की भूमिका में क्या बदलाव आया? वह केवल संपर्क सूत्र न रहकर आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगा। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार रियासतों के प्रति अधिक हस्तक्षेपवादी क्यों हो गई? लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार रियासतों के प्रति अधिक हस्तक्षेपवादी क्यों हो गई? लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए। 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार रियासतों के प्रति अधिक हस्तक्षेपवादी क्यों हो गई? लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए। परम सत्ता पैरामाउंट पावर शब्द का प्रयोग किस काल में अधिक मुखर हुआ? 1858 के बाद। परम सत्ता शब्द का प्रयोग किस काल में अधिक मुखर हुआ? 1858 के बाद। नेक्स्ट, समान संघ की नीति। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 to 1947। समान संघ की नीति। पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। समान संघ की नीति किस अधिनियम से प्रभावित थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के एक्ट के तहत किस प्रकार के संघ की योजना थी? एक अखिल भारतीय संघ की। 1935 के एक्ट के तहत किस प्रकार के संघ की योजना थी? एक अखिल भारतीय संघ का। प्रस्तावित संघ में रियासतों का शामिल होना कैसा था? ऐच्छिक। प्रस्तावित संघ में रियासतों का शामिल होना ऐच्छिक था। 1935 के एक्ट के अनुसार रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार किसके पास था? सर्वोच्च शक्ति के पास था। क्या 1935 का प्रस्तावित संघ अस्तित्व में आ पाया? नहीं, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। क्या 1935 का प्रस्तावित संघ अस्तित्व में आ गया था? नहीं, क्योंकि इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई थी। भारत सरकार ने 1935 के बाद किन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा? संचार, रेलवे, डाक और टेलीग्राम। संचार, रेलवे, डाक और टेलीग्राम पे भारत सरकार ने 1935 के बाद किन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा? संचार, रेलवे, डाक और टेलीग्राम पे। इस काल में रियासतों में किस प्रकार के जन आंदोलन तीव्र हुआ? इस काल में रियासतों में किस प्रकार का जन आंदोलन तीव्र हुआ? उत्तरदायी शासन के लिए प्रजामंडल आंदोलन। उत्तरदायी शासन के लिए 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश नीति का अंतिम चरण क्या था? 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश नीति का अंतिम चरण क्या था? रियासतों को भारत पर या पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने का विकल्प देना। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने या रहने का स्वतंत्र विकल्प देना। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों पर अपनी सर्वोच्चता कब त्यागी? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ। ब्रिटिश सरकार ने रियासतों पर अपनी सर्वोच्चता कब त्यागी? 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद। समान संघ की नीति का मुख्य विफल होने का कारण क्या था? रियासतों की अपनी संप्रभुता खोने का डर। समान संघ की नीति का मुख्य विफल होने का कारण था रियासतों का अपनी संप्रभुता खोने का डर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी महत्वपूर्ण तिथियां और उसके तथ्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न।
दीवानी प्राप्त करने के बाद बंगाल में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? द्वैत शासन। लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805, लगभग 7 वर्ष। लॉर्ड वेलेस्ली का भारत में कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805 ईस्वी। डलहौजी का कार्यकाल क्या था? डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। 1848 से 1856, ये 8 वर्ष रहा था डलहौजी भारत में, और लॉर्ड वेलेस्ली 7 वर्ष रहा था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति में हस्तक्षेप किस नीति के दौरान बढ़ा? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के दौरान। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्तियों में हस्तक्षेप की नीति कब बढ़ा था? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के दौरान। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप किस नीति के दौरान बढ़ा था? अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के दौरान। बफर स्टेट का क्या अर्थ होता है? दो शक्तिशाली राज्यों के बीच मध्यवर्ती राज्य। वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति में रियासतों को क्या माना जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग। नरेंद्र मंडल की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। रिंग फेंस नीति के दौरान सुरक्षा का भार किस पर होता था? कंपनी पर, लेकिन खर्च रियासतें उठाती थी। 1813 के बाद ब्रिटिश नीति में बदलाव का आर्थिक कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति और भारतीय बाजारों की आवश्यकता। 1813 के बाद ब्रिटिश नीति में बदलाव का आर्थिक कारण क्या था? औद्योगिक क्रांति और भारतीय बाजारों की आवश्यकता। हस्तक्षेप की नीति का चरम बिंदु क्या था? लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। हस्तक्षेप पॉलिसी ऑफ इन्वेंशन का चरम बिंदु था लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल। बटलर समिति में कितने सदस्य थे? 3। बटलर समिति में 3 सदस्य थे। बटलर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1929 ईस्वी में। बटलर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1929 ईस्वी में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 1858 की घोषणा को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। 1858 की घोषणा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, रियासतों के संबंध में मैग्ना कार्टा। अधीनस्थ पार्थक्य में पार्थक्य का क्या तात्पर्य है? पार्थक्य का तात्पर्य है रियासतों को एक दूसरे से अलग रखना ताकि वे सघन संघ ना बन सके। रियासतों को एक दूसरे से अलग रखना ताकि वो संघ ना बन सके। क्या 1833 के बाद रियासतें स्वतंत्र विदेशी संबंध रख सकती थी? नहीं। क्या 1833 के बाद रियासतें स्वतंत्र विदेश संबंध रख सकती थी? नहीं। रिंग फेंस नीति में कंपनी का दर्जा रियासतों के मुकाबले कैसा था? रिंग फेंस नीति में कंपनी का दर्जा रियासतों के मुकाबले में कैसा था? समान स्तर का दिखावा लेकिन प्रभाव अधिक। समान स्तर का दिखावा लेकिन प्रभाव अधिक। 1858 के बाद ब्रिटिश ताज ने रियासतों को क्या आश्वासन दिया? 1858 के बाद ब्रिटिश ताज ने रियासतों को क्या आश्वासन दिया? उत्तराधिकार के लिए सदन देने का। उत्तराधिकार के लिए सदन देने का। 1858 के बाद ब्रिटिश ताज ने रियासतों को क्या आश्वासन दिया? उत्तराधिकार के लिए सनद देने का। ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत में क्या स्थापित करना था? ब्रिटिश सर्वोच्चता। समान संघ में रियासतों को राज्यसभा में कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना था? एक्ट के अनुसार लगभग 40%। समान संघ में रियासतों को राज्यसभा में कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाना था? 40%। अधीनस्थ संघ काल में शासकों के दुर्व्यवहार पर सरकार क्या करती थी? उन्हें गद्दी से हटा सकती थी। अधीनस्थ संघ काल में शासकों के दुर्व्यवहार पर सरकार क्या करती थी? उन्हें गद्दी से हटा सकती थी। डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? कुशासन के आधार पर। डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था। कुशासन के आधार पर किया था। 1813 की नीति का मुख्य प्रवर्तक कौन है? लॉर्ड हैसिंगटन। 1813 की नीति का मुख्य प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड हैसिंगटन। सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया कि यह समय के साथ विकसित होती है? बटलर समिति। सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया कि यह समय के साथ विकसित होती है? बटलर समिति। 1935 के एक्ट में रियासतों के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन क्या था? संघ में शामिल होने का कानूनी दस्तावेज। 1935 के एक्ट में रियासतों के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? संघ में शामिल होने का कानूनी दस्तावेज। क्या सहायक संधि ने रियासतों की संप्रभुता को सुरक्षित रखा? नहीं।
इसने उन्हें रक्षा के लिए परतंत्र बना दिया। इन्होंने उसके रक्षा के परतंत्र बना दिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का श्वेत पत्र किसे माना जाता है? बटलर रिपोर्ट को। बटलर रिपोर्ट को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का श्वेत पत्र किसे माना जाता है? बटलर रिपोर्ट को। अधीनस्थ संघ नीति के तहत रियासतों के सैन्य बल पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी सेनाओं को सीमित या ब्रिटिश नियंत्रण में कर दिया गया। उनकी सेनाओं को सीमित या ब्रिटिश नियंत्रण में कर दिया गया। ये हो गया हमारा 81। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सहायक संधि की अवधारणाएं और विशेषताएं। भारत में सहायक संधि की अवधारणा को सबसे पहले किसने और किस संदर्भ में प्रस्तुत किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन ने भारतीय राजाओं को सैन्य सहायता के बदले धन लेने के संदर्भ में। सहायक संधि को एक संस्थागत और विस्तृत स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि को एक संस्थागत और विस्तृत स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। वेलेजली ने सहायक संधि का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया था? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में लाने और फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करने के लिए। वेलेजली ने सहायक संधि का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया था? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राजनीतिक परिधि में लाने और फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करने के लिए। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य के पास कौन सी सैन्य व्यवस्था होती थी? ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी राज्य में तैनात रहती थी जिसका खर्च उस राज्य को उठाना पड़ता था। सैन्य खर्च के भुगतान के लिए रियासत को क्या देना पड़ता था? नगद धन या अपने राज्य का एक निश्चित भूभाग। क्या संधि स्वीकार करने वाला राज्य किसी अन्य यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकता था? नहीं, अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को नहीं रखा जा सकता था। विदेश नीति के संबंध में क्या प्रतिबंध था? राज्य किसी अन्य राज्य से अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। रेजिडेंट कौन था? राज्य की राजधानी में रहने वाला एक ब्रिटिश अधिकारी जो राज्य के मामलों पर नज़र रखता था उसे रेजिडेंट बोलते थे। अंग्रेजों ने रियासतों के आंतरिक मामलों के बारे में क्या आश्वासन दिया? अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हालांकि उन्होंने इस वादे को कभी नहीं निभाया। सहायक संधि प्रणाली के तहत राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? ब्रिटिश कंपनी की। नेक्स्ट टॉपिक, संधि स्वीकार करने वाला राज्य। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद राज्य था। कब स्वीकार किया था? 1798 में। मैसूर ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? 1799 में। तंजौर ने इस संधि को कब सहायक संधि को स्वीकार किया था? 17 अक्टूबर 1799 में। अवध के नवाब ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? नवंबर 801 में। अवध के नवाब ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? नवंबर 801 में। पेशवा मतलब मराठा ने सहायक संधि कब स्वीकार की थी? दिसंबर 802 में। वेसिन की संधि। पेशवा मतलब मराठा ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? दिसंबर 1802 में। बरार के भोसले ने कब संधि स्वीकार किया था? दिसंबर 1803 में। सिंधिया ने सहायक संधि पर कब हस्तक्षेप किया था? फरवरी 1804 में। सिंधिया ने सहायक संधि पर कब हस्तक्षेप किया था? 1804 में। राजस्थान के किन राज्यों ने सहायक संधि की थी? जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी। जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी। राजस्थान के किन राज्यों ने सहायक संधि की मतलब की सहायता की थी? भरतपुर ने सहायक संधि कब की थी? 1803 से 1804 में। भरतपुर ने सहायक संधि कब की? 1803 से 1804 के दौरान। हैदराबाद ने दूसरी बार संधि को कब अपनाया था? 1800 ईस्वी में। हैदराबाद ने दूसरी बार संधि को 1800 में अपनाया था। नेक्स्ट टॉपिक बिल अंग्रेजों को होने वाले लाभ। सहायक संधि से अंग्रेजों को सैन्य दृष्टि से क्या लाभ हुआ? उन्होंने भारतीय शासकों के खर्च पर एक विशाल सेना रखने की सुरक्षा मिल गई। इस प्रणाली ने फ्रांसीसी खतरों को कैसे कम कर दिया? भारतीय दरबारों में फ्रांसीसियों को निकाल दिया गया जिससे उनका प्रभाव समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस सहायक संधि से अंग्रेजों की रणनीतिक सीमाएं बढ़ी? हाँ, अब कंपनी की सैन्य सीमाएं रियासतों की सीमाओं तक विस्तृत हो गई। आर्थिक रूप से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? सेना की भारी खर्च रियासतों पर डाल दिया गया जिससे कंपनी का खजाना सुरक्षित रहा। रेजिडेंट के माध्यम से अंग्रेजों का लाभ हुआ। उन्होंने भारतीय राज्यों की आंतरिक गतिविधियों और साजिशों की गुप्त सूचना मिलती रहती थी। क्या इस संधि ने भारतीय राजाओं के आपसी संघ को रोका? हाँ, क्योंकि अब वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना आपस में कोई गठबंधन नहीं कर सकते थे। इस संधि ने अंग्रेजों को भारत की सर्वोच्च शक्ति कैसे बनाया? रियासतों की संप्रभुता छीनकर उन्हें कंपनी पर आश्रित कर दिया गया। व्यापारिक लाभ क्या था? रियासतों में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। क्या अंग्रेजों को युद्ध के बिना क्षेत्र प्राप्त हुए? हाँ, भुगतान न कर पाने की स्थिति में कई राज्यों को अपना क्षेत्र कंपनी को सौंपना पड़ा।
इस नीति ने नेपोलियन के आक्रमण के खतरे को कैसे टाला? भारत के तटीय और रणनीतिक राज्यों पर नियंत्रण करके फ्रांसीसी सेना के मार्ग बंद कर दिए गए। भारतीय के तटीय और रणनीतिक राज्यों पर नियंत्रण करके फ्रांसीसी सेना के मार्ग को बंद कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय राज्यों पर प्रभाव। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता पूरी तरह समाप्त हो गई। रियासतों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर हुआ? सेना के भारी खर्च और रेजिडेंट की मांगों के कारण राज्य दिवालिया होने लगा। हस्तक्षेप न करने के वादे का क्या हुआ? ब्रिटिश रेजिडेंट ने हर छोटे बड़े प्रशासनिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। भारतीय सैनिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? राज्यों की अपनी सेनाएं भंग कर दी गई, जिससे लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए। राजाओं के चरित्र में क्या बदलाव आया? वे विलासी और आलसी हो गए, क्योंकि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अब अंग्रेजों की थी। प्रजा पर इसका क्या बुरा असर पड़ा? राजाओं ने प्रजा के कल्याण पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अब विद्रोह का डर नहीं था। कुशासन का बहाना अंग्रेजों को कैसे मिला? जब संधि के कारण राज्य की प्रशासनिक स्थिति बिगड़ी तो अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर राज्यों को हड़पना शुरू कर लिया था। भारतीय कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश हितों के संरक्षण के कारण स्थानीय उद्योगों का पतन हुआ। क्या रियासतें अपनी रक्षा स्वयं कर सकती थी? नहीं, वे रक्षा के लिए पूरी तरह अंग्रेजों के आश्रित बन गए थे। क्या रेजिडेंट का व्यवहार सम्मानजनक था? नहीं, वह अक्सर राजाओं की अपमानित करता था और समानांतर सरकार चलाता था। नेक्स्ट टॉपिक, वेलेज़ली और ब्रिटिश साम्राज्यवादी। लॉर्ड वेलेज़ली का भारत में कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805। और लॉर्ड वेलेज़ली का भारत में कार्यकाल कितना था? 1798 से 1805। वेलेज़ली ने कंपनी को किस रूप से स्थापित करने का लक्ष्य रखा? भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में। वेलेज़ली ने कंपनी को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा? भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में। वेलेज़ली से पहले गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शेर। वेलेज़ली से पहले गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शेर। वेलेज़ली ने अहस्तक्षेप की नीति के स्थान पर कौन सी नीति अपनाई? आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। वेलेज़ली ने अहस्तक्षेप की नीति के स्थान पर आक्रामक साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपनाया। 1757 से 1785 के विस्तार के दो मुख्य तरीके क्या थे? विजय युद्ध दौर और कूटनीतिक संधियों का। वेलेज़ली ने युद्ध द्वारा किन शक्तियों को पराजित किया था? मैसूर, टीपू सुल्तान को और मराठा को। वेलेज़ली ने युद्ध के द्वारा किन शक्तियों को पराजित किया था? मैसूर के टीपू सुल्तान और मराठा को। कूटनीति के क्षेत्र में वेलेज़ली का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सहायक संधि प्रणाली। 1757 से 1887 के बीच विस्तार के दो मुख्य तरीके क्या था? विजय युद्ध और कूटनीतिक संधियों द्वारा। वेलेज़ली ने युद्ध द्वारा किन शक्तियों को पराजित किया था? मैसूर, टीपू सुल्तान और मराठा को। कूटनीति के क्षेत्र में वेलेज़ली का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सहायक संधि प्रणाली। क्या वेलेज़ली का मुख्य उद्देश्य केवल क्षेत्र जीतना था? नहीं, फ्रांसीसी प्रभाव को जड़ से मिटाना और उसकी मुख्य उद्देश्य था। वेलेज़ली के समय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए भारतीय रियासतों को बाजार के रूप में तैयार किया गया। वेलेज़ली ने आधुनिक संचार के किन साधनों का विस्तार किया? नहरें, पोस्ट और ऑफिस आदि का। बीपीएससी लेवल का कुछ प्रश्न। डुप्ले और वेलेज़ली की सहायक संधि में मुख्य अंतर क्या था? डुप्ले का उद्देश्य आर्थिक लाभ था, जबकि वेलेज़ली का उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना था। सहायक संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य को अभय कैसे बनाया? भारतीय राजाओं की सेनाओं को समाप्त कर उन्हें पंगु बनाकर। क्या सहायक संधि हड़प नीति का पूर्वगामी थी? हाँ, इसने राज्यों को कमजोर किया, जिससे बाद में डलहौजी के लिए उन्हें हड़पना आसान हो गया था। सहायक संधि को सोने की हथकड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सुरक्षा का भ्रम देती थी, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता छीन लेती थी। वेलेज़ली ने भारतीय शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को कैसे नष्ट किया? एक एक करके राज्यों को संधि के जाल में फंसाकर उनकी आपसी एकता को खत्म कर दिया। अवध के साथ हुई 1801 की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? अवध ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था। अवध के साथ हुई 1801 की संधि का मुख्य परिणाम यही था। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार क्यों नहीं की? क्योंकि वह स्वाभिमानी था और अंग्रेजों की अधीनता के बजाय युद्ध करना मरना बेहतर समझा था। क्या मराठों का पतन सहायक संधि से हुआ? मराठों का पतन क्या सहायक संधि से हुआ था? हाँ, पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा वेसिंग की संधि 1802 स्वीकार करना मराठा शक्ति के अंत की शुरुआत थी। रेजिडेंट के पद अदृश्य शासन का प्रतीक कैसा था? क्योंकि वह पर्दों के पीछे से राजा के सारे निर्णय नियंत्रण करता था। वेलेज़ली की नीति ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापारी से राजनीतिक शक्ति में कैसे बदला? सहायक संधि के माध्यम से कंपनी पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया था। विशिष्ट तत्व शब्दावली। सब्सिडरी फोर्स क्या थी? वह ब्रिटिश सैन्य सत्ता
सब्सिडरी फोर्स क्या थी? वह ब्रिटिश सैन्य दास्ता जो राजा के खर्च पर राज्य में रहता था। रियासतों के उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था जो सेना के खर्च के बदले अंग्रेजों को दिए जाते थे? कैडेट टेरिटरी, सौंपे गए क्षेत्र। वेलेजली की नीति का विरोध इंग्लैंड में क्यों हुआ? अत्यधिक युद्धों और विस्तार के कारण कंपनी पर कर्ज बढ़ने की आकांक्षा से। सहायक संधि के तहत गारंटी शब्द का क्या अर्थ था? अंग्रेजों द्वारा बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा की गारंटी। क्या सहायक संधि के बाद राज्य अपनी रक्षा के लिए जिम्मेदार था? नहीं, वह पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों को क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण में था। प्रोटेक्टेड स्टेट। वेलेजली ने किन 3 माध्यमों से रियासतों में दखल दिया था? रेजिडेंट, सैन्य टुकड़ी और कूटनीतिक शर्तें। मैसूर के विभाजन में किन किन का हिस्सा था? अंग्रेजों और निजाम का। वेलेजली ने मैसूर का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया था। क्या सहायक संधि से ब्रिटिश सेना का मनोबल बढ़ा? हाँ, क्योंकि वे अब बिना किसी वित्तीय बोझ की बड़ी सेना रख सकते थे। वेलेजली की नीति साम्राज्यवाद का कौन सा रूप थी? राजनीतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद। बीपीएससी लेवल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव ने सहायक संधि जैसा प्रयोग कहाँ किया था? कर्नाटक और अवध में। कर्नाटक और अवध में वेलेजली से बहुत पहले। लॉर्ड क्लाइव ने सहायक संधि जैसा प्रयोग कब किया था? कर्नाटक और अवध में, वेलेजली से बहुत पहले। वेलेजली की सहायक संधि का मुख्य शिकार कौन था? कौन सा मराठा सरदार सबसे पहले बना था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली की सहायक संधि का मुख्य शिकार कौन सा मराठा सरदार सबसे बना था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्या होलकर ने कभी सहायक संधि स्वीकार की? उन्होंने शुरू में कड़ा विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार पराजित हुआ। क्या होलकर ने कभी सहायक संधि स्वीकार की थी? उन्होंने शुरू में कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः वो पराजित हुए। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद रियासत की सेना का क्या हुआ था? उसे भंग कर दिया गया था। रेजिडेंट का वेतन कौन देता था? अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित राज्य के कर से ही उसका भार पड़ता था। वेलेजली को बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नीति के कारण था? उसकी आक्रामक विस्तारवादी नीति के कारण। सहायक संधि ने भारतीय राजाओं के बीच अविश्वास कैसे पैदा किया? क्योंकि कोई भी राजा दूसरे से गुप्त वार्ता नहीं कर सकता था। क्या सिंधिया और भोंसले ने स्वेच्छा से संधि की थी? नहीं, युद्ध में पराजित होने के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया और भोंसले ने सहायक संधि में हस्तक्षेप किया था। अवध के किस नवाब ने 1801 में संधि की थी? सआदत अली खां। अवध के किस नवाब ने 1801 में संधि की थी? सआदत अली खां। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि क्यों की? मराठों और टीपू सुल्तान के डर से अपनी सुरक्षा के लिए। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले संधि क्यों की थी? मराठों और टीपू सुल्तान के डर से अपनी सुरक्षा के लिए। अंतिम और विश्लेषणात्मक प्रश्न कुछ। सहायक संधि की सबसे विनाशकारी आर्थिक प्रभाव क्या था? सहायक संधि का सबसे विनाशकारी प्रभाव था राजाओं का धन निकास सैन्य खर्च के नाम पर। क्या सहायक संधि ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में कोई भूमिका निभाई? नकारात्मक रूप से इसने राजाओं को प्रजा से काट दिया, जिससे बाद में असंतोष उपजा। सहायक संधि किस प्रकार शांतिपूर्ण विलय की नीति थी? बिना प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति को सोख लेना। वेलेजली के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव आया? कुछ समय के लिए विस्तार रुका, लेकिन आधार तैयार हो चुका था। क्या सहायक संधि का कोई सकारात्मक पक्ष भारतीय राज्यों को लिए था? केवल तात्कालिक बाहरी सुरक्षा, लेकिन लंबी अवधि में यह आत्मघाती थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की संप्रभुता सीमित थी या व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गई थी। वेलेजली ने अपनी नीति को लोकतांत्रिक बताया था। क्या यह सही था? नहीं, इमेज के अनुसार यह केवल ब्रिटिश हितों के प्रसार तक का ही तरीका था। क्या इस संधि में ब्रिटिश व्यापारियों को नए बाजार मिले? हाँ, रियासतों की आंतरिक बाधाएं खत्म होने से व्यापार सुलभ हो गए थे। सहायक संधि के तहत क्या कोई भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ अपील कर सकता था? नहीं, अंग्रेजों का निर्णय ही अंतिम निर्णय था। वेलेजली की इस नीति का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा शहर बना? कोलकाता, जहाँ से पूरे भारत को नियंत्रित किया जाने लगा था। इमेज के अनुसार सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। इमेज में उल्लेखित व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। इमेज में सहायक संधि को किस स्थिति में रखा गया था? ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कूटनीतिक अंग के रूप में। इमेज के अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सेना रियासतों में क्यों रखी? ताकि वे रियासतों के मामले में हस्तक्षेप कर सके और उन पर नियंत्रण रख सके। रियासतों के शासक विलासी क्यों हो गए थे? क्योंकि उन्हें अब अपनी रक्षा के लिए सैन्य कौशल आवश्यकता नहीं थी। सहायक संधि ने फ्रांसीसी कंपनियों के अस्तित्व को भारत में कैसे प्रभावित किया? उसे पूरी तरह राजनीतिक परिदृश्य से बाहर कर दिया। इमेज में सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की सूची के अंतिम प्रमुख नाम क्या था? सिंधिया, जो 1804 में लास्ट में सिंधिया किया था 1804 में। सहायक संधि में हस्तक्षेप। क्या सहायक संधि से अंग्रेजों को भारत
भारत के भौगोलिक जानकारी बेहतर हुई। हाँ, सेना की तैनाती और रेजिडेंट के रहने से उन्होंने पूरे भारत का मानचित्रण किया। क्या सहायक संधि के कारण राज्यों में विद्रोह की संभावना बढ़ी? आंतरिक विद्रोह कम हुआ क्योंकि अंग्रेजों की सेना उन्हें दबा देती थी, जिससे राजा निरंकुश हो गया। अंततः सहायक संधि का भारतीय इतिहास में क्या स्थान है? इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया था। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक विल बी विश्लेषण एवं समीक्षा, एनालिसिस एंड रिव्यू। सहायक संधि और डलहौजी की नीतियों में क्या मुख्य अंतर है? सहायक संधि ने राज्यों को निर्भर बनाया, जबकि डलहौजी ने राज्यों को अस्तित्व से ही समाप्त कर दिया। डलहौजी की नीतियों का ब्रिटिश साम्राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने ब्रिटिश संप्रभुता को आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर सुरक्षित बना दिया। इतिहासकारों के अनुसार डलहौजी की हड़प की नीति वास्तविक आधार क्या था? साम्राज्यवादी विस्तार, आर्थिक लाभ, ना कोई कानूनी ना नैतिक आधार। डलहौजी की सर्वोच्चता का दावा किस पर आधारित था? मुगलों से उत्तराधिकार में मिली कथित संप्रभुता के मनमाने दावों से। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की भूमिका डलहौजी की नीतियों में कैसे थी? वे मुख्य रूप से मुनाफे के पक्षधर थे, हालांकि कभी कभी अत्यधिक आक्रामक नीतियों को रोकते भी थे। साम्राज्य विस्तार का कौन सा साधन डलहौजी के काल में सबसे क्रूर माना जाता है? गोद निषेध प्रथा, व्यापकता का सिद्धांत। का डलहौजी ने ब्रिटिश हित के लिए भारतीय शासकों के अधिकारों की समीक्षा की? हाँ, उसने अपने पैतृक और पारंपरिक अधिकारों को पूरी तरह नकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्य विस्तार का कौन सा साधन डलहौजी के काल में सबसे क्रूर माना गया था? गोद निषेध प्रथा, व्यापकता का सिद्धांत। क्या डलहौजी ने ब्रिटिश हित के लिए भारतीय शासकों के अधिकारों की समीक्षा की? हाँ, उसने उनके पैतृक और पारंपरिक अधिकारों को पूरी तरह नकार दिया। विश्लेषकों के अनुसार डलहौजी की नीतियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या साबित हुई? एक सुदृढ़ प्रशासनिक नींव जिसने भविष्य में औपनिवेश शोषण का आसान बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डलहौजी की विलय नीति, एनेक्सेशन पॉलिसी। डलहौजी की विलय नीति के 3 मुख्य तरीके कौन से थे? युद्ध द्वारा, कुशासन का आरोप लगाकर और व्यापकता का सिद्धांत, गोद निषेध द्वारा। डलहौजी की विलय नीति का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का यह निर्देश कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। डलहौजी ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को किस प्रकार बदला? उसने स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र रियासतों की सीमाओं को समाप्त कर उन्हें सीधा ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 1 साल के लिए हुआ था, का परिणाम क्या था? सिखों की पराजय हुई और पूरे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सामरिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण था? इससे भारत की उत्तर पश्चिम सीमा सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। लोअर बर्मा और पेंगू का विलय डलहौजी ने किस वर्ष किया था? लोअर बर्मा और पेंगू का विलय डलहौजी ने 1852 ईस्वी में किया था। 1852। बर्मा के विलय के पीछे अंग्रेजों का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? बर्मा के मूल्यवान जंगलों जैसे इमारती लकड़ियों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करना था। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के किस दत्तक पुत्र की पेंशन बंद करवा दी थी? नाना साहेब की। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के किस दत्तक पुत्र की पेंशन को बंद करवा दी थी? नाना साहेब की। पेंशन और उपाधियों को समाप्त करने के पीछे डलहौजी का क्या तर्क था? वह उन्हें फिजूल खर्ची और पुराने सामंतवाद का प्रतीक मानता था। कर्नाटक के नवाब की उपाधि डलहौजी ने किस वर्ष समाप्त की थी? 1853 ईस्वी में। कर्नाटक का नवाब का उपाधि 1853 में डलहौजी ने समाप्त कर दिया था। किस रियासत के राजा की मृत्यु के बाद मद्रास सरकार की सिफारिश पर उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी गई? कर्नाटक के नवाब को। किस रियासत के राजा की मृत्यु के बाद मद्रास सरकार की सिफारिश पर उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी गई? कर्नाटक के नवाब। तन्नौज की राजोपाधि का अंत डलहौजी ने किस वर्ष किया था? 1855 में। तन्नौज की राजोपाधि का अंत डलहौजी ने किस वर्ष किया था? 1855 में। डलहौजी ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के साथ क्या करने की योजना बनाई थी? बहादुर शाह द्वितीय के साथ मिलकर क्या योजना बनाई थी? लाल किला खाली कराने और सम्राट की उपाधि समाप्त करने। लाल किला को खाली कराने और सम्राट की उपाधि मुगल सम्राट की उपाधि समाप्त करने के डलहौजी के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। मुगल सम्राट की उपाधि समाप्त करने के डलहौजी के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। डलहौजी की नज़र में देशी रियासतों ब्रिटिश विकास में किस प्रकार बाधक थी?
वे आधुनिकीकरण, मुक्त व्यापार और प्रत्यक्ष कर वसूली के मार्ग में रोड़ा थी। वे आधुनिकीकरण, मुक्त व्यापार और प्रत्यक्ष कर वसूली के मार्ग में रोड़ा पड़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्यापगत का सिद्धांत, हड़प की नीति मूलतः क्या थी? हड़प की नीति या व्यापगत का सिद्धांत मूलतः क्या था? यदि किसी आश्रित राज्य के शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुत्र ना हो तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। इस सिद्धांत के तहत राज्यों को किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है? स्वतंत्र राज्य, ब्रिटिश सत्ता के अधीन आश्रित राज्य और अंग्रेजों द्वारा स्थापित पुनर्जीवित राज्य। किस श्रेणी के राज्यों को गोद लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी? अंग्रेजों द्वारा स्थापित या पूरी तरह उनके अधीन आश्रित राज्यों को। इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन थी? सतारा, 1848 ईस्वी में। इस नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाली पहली रियासत कौन थी? सतारा, 1848 ईस्वी में। जैतपुर और संभलपुर रियासतों का विलय किस वर्ष किया गया था? 1849 ईस्वी को। जैतपुर और संभलपुर रियासतों का विलय किस वर्ष किया गया था? 1849 ईस्वी को। बघाट रियासत का विलय डलहौजी ने कब किया था? बघाट रियासत का विलय 1850 ईस्वी में किया था। बघाट का। नेक्स्ट टॉपिक विल बी भूटान के साथ संबंध। ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या था? 1816 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा असम के अधिग्रहण के बाद भूटानी शासकों द्वारा असम और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों, दुआर क्षेत्रों में की जाने वाली लगातार लूटपाट और डकैती से। ये था ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच का सीमा विवाद का मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय भूटान में ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई जिसके कारण युद्ध की स्थिति बनी? लॉर्ड एलिसन के समय 1863 से 64 में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व एस्ले एडन के साथ भूटानी कोर्ट में अपमानजनक व्यवहार किया गया है। किसके? एस्ले एडन के साथ भूटानी कोर्ट में अपमानजनक व्यवहार किया गया। सिंचुला की संधि कब और किसके बीच हुई थी? 11 नवंबर 1865 ईस्वी को ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच हुई थी। इस पाठ्यपुस्तक में 1863 से 64 के विवादों के परिणाम की नीति दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नेक्स्ट टॉपिक विल बी भूटान के साथ संबंध। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस राज्य का अधिग्रहण किया जिससे भूटान की सीमाएं ब्रिटिश भारत से जुड़ गई थी? असम के। ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच सीमा विवाद का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? असम और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र दुआर। भूटानी शासकों द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या किया जाता था जिसके कारण अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया? लगातार लूटपाट और डकैती। अंग्रेजों ने भूटान के आंतरिक मामलों में किस नीति के तहत हस्तक्षेप शुरू किया? सीमा सुरक्षा, साम्राज्य विस्तार। किस वर्ष भूटानी कोर्ट में ब्रिटिश प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई थी? 1863 से 64 में। 1863 से 64 ईस्वी में भूटान भेजे गए ब्रिटिश मिशन के प्रमुख अधिकारी कौन थे? एस्ले एडन। भूटानी अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश प्रतिनिधि में जबरन किस पर हस्तक्षेप करवाए गए थे? एक अपमानजनक समझौते। भूटानी अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश प्रतिनिधि से जबरन किस पर हस्तक्षेप कराए गए थे? एक अपमानजनक समझौते पे। एस्ले एडन के अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने भूटान के खिलाफ क्या कदम उठाया? सैन्य अभियान की घोषणा की और दुआर क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा भूटान के किन दर्रों या क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद भूटान युद्ध के लिए मजबूर हुआ? पहाड़ी दर्रों और मैदानी दुआरों क्षेत्रों पर। 1865 ईस्वी में ब्रिटिश भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई? सिंचुला की संधि। सिंचुला की संधि के तहत अंग्रेजों को भूटान से कौन से महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र प्राप्त हुए थे? असम और बंगाल के सभी 18 दुआर क्षेत्र प्राप्त हुए थे। सिचुला संधि के बदले अंग्रेजों ने भूटान सरकार को क्या देना स्वीकार किया? वार्षिक भत्ता। अंग्रेजों द्वारा भूटान को वार्षिक भत्ता देने की मुख्य शर्त क्या थी? सीमा पर शांति बनाए रखना और अच्छा व्यवहार करना। भूटान को एक आश्रित राज्य बनाकर अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी सीमा पर किस प्रकार का राज्य स्थापित किया था? बफर स्टेट का। ब्रिटिश भूटान संबंधों का मुख्य आर्थिक लाभ अंग्रेजों को किस उद्योग से मिला? असम और बंगाल में चाय बागानों के विस्तार से। नेक्स्ट टॉपिक, नेपाल के साथ संबंध। एंग्लो नेपाल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1814 ईस्वी में। एंग्लो नेपाल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1816 में। एंग्लो नेपाल युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हचिंगटन, लॉर्ड मोइरा।
एंग्लो नेपाल युद्ध का मुख्य और तत्कालीन कारण क्या था? गोरखाओं द्वारा बुटवल और शिवराज जिलों पर कब्जा। गोरखाओं द्वारा बुटवल और शिवराज जिलों पर कब्जा करना। बुटवल और शिवराज जिले प्रशासनिक रूप से किस ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर स्थित थे? अवध की सीमा पर। अवध की सीमा पे बुटवल और शिवराज जिले प्रशासनिक रूप से किस ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र की सीमा पर स्थित है? अवध की सीमा पर। एंग्लो नेपाल युद्ध किस ऐतिहासिक संधि के द्वारा पूरी तरह समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि। एंग्लो नेपाल युद्ध किस ऐतिहासिक संधि के द्वारा पूरी तरह समाप्त हुआ? सुगौली की संधि। सुगौली की संधि पर मूल रूप से किस वर्ष हस्तक्षेप किए गए थे? दिसंबर 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि पर मूल रूप से किस वर्ष हस्तक्षेप किया था? दिसंबर 1815 ईस्वी में। नेपाल सरकार गोरखाओं द्वारा सुगौली की संधि को आधिकारिक रूप से कब अनुमोदित रेटिफाई किया था? नेपाल सरकार 1816 में, मार्च 1816 में। सुगौली की संधि के तहत नेपाल ने अपने कौन से दो बड़े पश्चिमी पहाड़ी जिले अंग्रेजों को सौंप दिया था? कुमाऊं और गढ़वाला। कुमाऊं और गढ़वाला नेपाल ने सौंप दिया था अंग्रेजों को। नेपाल द्वारा कुमाऊं और गढ़वाला सौंपने से अंग्रेजों को भारत के किस हिस्से पर नियंत्रण मिला? आधुनिक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर। सुगौली की संधि के तहत नेपाल ने किस पूर्वी राज्य पर से अपना दावा पूरी तरह छोड़ दिया था? सिक्किम पे। सिक्किम पे। सुगौली की संधि के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में किसे रखना अनिवार्य किया गया? एक अस्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट को। एक अस्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट को। काठमांडू में नियुक्त होने वाले पहले ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। सुगौली की संधि से ब्रिटिश सेना को किस अत्यंत बहादुर लड़ाकू जाति के सैनिक मिलने लगे? गोरखा सैनिक। गोरखा सैनिक। कुमाऊं और गढ़वाला मिलने के बाद अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए किन प्रसिद्ध शहरों का विकास किया? शिमला, नैनीताल और मसूरी। शिमला, नैनीताल और मसूरी। कुमाऊं और गढ़वाला मिलने के बाद अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए किन प्रसिद्ध शहरों का विकास किया? शिमला, नैनीताल और मसूरी। एंग्लो नेपाल युद्ध में नेपाली सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? अमर सिंह थापा। एंग्लो नेपाल युद्ध में नेपाली सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी? अमर सिंह थापा। सुगौली की संधि के तहत नेपाल की दक्षिण सीमा का कौन सा उपजाऊ मैदान अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था? तराई का क्षेत्र। अंग्रेजों को नेपाल के पहाड़ी रास्ते मिलने से किस देश के साथ व्यापार करना आसान हो गया था? तिब्बत के साथ, मध्य एशिया। सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश भारत ने नेपाल की पश्चिमी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित की गई थी? महाकाली नदी, शारदा नदी। ब्रिटिश नेपाल युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल की मृत्यु कलंगा के किले पर आक्रमण के दौरान हुआ था? जनरल रोलो गिलेस्पी। लॉर्ड हेसिंगटन ने नेपाल के खिलाफ कुल कितनी दिशाओं से सेना भेजी थी? 4 अलग अलग दिशाओं से। मकावनपुर के युद्ध से गोरखाओं की अंतिम पराजय किस ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में हुआ था? जनरल डेविड ऑक्टर लोनी। सुगौली की संधि के बाद नेपाल की विदेश नीति पर किसका संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेजों ने नेपाल को पूरी तरह ब्रिटिश साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया? चीन के खिलाफ एक बफर स्टेट और मजबूत मित्र बनाए रखने के लिए। गोरखा रेजिडेंट की स्थापना ब्रिटिश सेना में आधिकारिक रूप से किस वर्ष की गई थी? गोरखा रेजिडेंट की स्थापना ब्रिटिश सेना में 1815 ईस्वी युद्ध के दौरान है। सुगौली की संधि के बाद भारत और नेपाल के बीच कितने वर्षों का शांतिपूर्ण संबंध बने रहे? ब्रिटिश शासन के अंत तक, लगभग 1 सदी से अधिक। कुमाऊं और गढ़वाला के छिन जाने से नेपाल का किस पश्चिमी साम्राज्य से संपर्क टूट गया था? सिख साम्राज्य, महाराजा रंजीत सिंह से। अंग्रेजों के लिए शिमला और मसूरी का रणनीतिक महत्व क्या था? सैन्य छावनियां स्थापित करना और उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नजर रखना। सुगौली की संधि का कौन सा सीमा विवाद आज भी आधुनिक भारत और नेपाल के बीच चर्चा में रहता है? कालापानी लिपियाथुरा सीमा विवाद। कालापानी लिपियाथुरा सीमा विवाद किसके बीच में? नेपाल में और भारत के बीच में। महाकाली नदी का उद्गम है। ब्रिटिश नेपाल संबंधों में लॉर्ड हेसिंगटन की नीति को किस प्रकार की नीति कहा गया? आक्रामक साम्राज्यवादी नीति। बर्मा के साथ संबंध। ब्रिटिश भारत की बर्मा, जिसे म्यांमार भी बोलते हैं, के प्रति नीति का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था ब्रिटिश का? नेक्स्ट टॉपिक बिल्ली बर्मा के साथ संबंध। ब्रिटिश भारत की बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, के प्रति नीति का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? पैसा कमाने का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार और बर्मा के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। बर्मा के जंगलों में पाई जाने वाली कौन सी बहुमूल्य लकड़ी अंग्रेजों के लिए मुख्य आकर्षक थी? सागवान की लकड़ी। बर्मा में सागवान की लकड़ी मिलती थी। दक्षिण पूर्वी एशिया में अंग्रेजों
को किस अन्य यूरोपीय शक्ति के बढ़ते प्रभाव को रोकना था? फ्रांस के प्रभाव को। ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच कुल कितने प्रमुख युद्ध लड़े गए थे? 3। प्रथम बर्मा युद्ध फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर इस की अवधि क्या थी? 1824 से 1826। प्रथम बर्मा युद्ध 2 साल के लिए 1824 से 1826 तक। प्रथम बर्मा युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 1824 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम बर्मा युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 1824 के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट। 1822 ईस्वी में बर्मा के किस प्रसिद्ध सेनापति ने असम पर अधिकार कर लिया था? महाबंदुला ने। बर्मा के सेनापति महाबंदुला ने असम के बाद किस सीमावर्ती राज्य को जीता था? मणिपुर को। बर्मा के सेनापति महाबंदुला ने असम के बाद किस सीमावर्ती राज्य को जीता था? मणिपुर को। प्रथम बर्मा युद्ध का तत्कालिक कारण बर्मा द्वारा किस ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र में हस्तक्षेप था? कछार और जंतिया राज्य। कछार और मणिपुर की सीमा पर स्थित किस द्वीप को लेकर अंग्रेजों और बर्मा में पहला हिंसक टकराव हुआ था? शाहपुरी द्वीप को लेकर। प्रथम बर्मा युद्ध में ब्रिटिश सेना ने बर्मा पर किन 2 मार्गों से हमला किया था? थल मार्ग असम सीमा में और समुद्र मार्ग रंगून तट और थल मार्ग असम सीमा। प्रथम बर्मा युद्ध में समुद्र मार्ग से जाने वाली ब्रिटिश नौसेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने। मई 1824 ईस्वी में ब्रिटिश नौसेना ने बर्मा के किस स्थान सबसे प्रमुख तटीय शहर पर कब्जा किया था? रंगून पे। बर्मा के महान सेनापति महाबंदुला की मृत्यु कब और किस युद्ध में लड़ाई करते हुआ? अप्रैल 1825 ईस्वी में दानुब्यू के युद्ध में हो गया था महाबंदुला की मृत्यु 1825 ईस्वी में। प्रथम बर्मा युद्ध किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक संधि के साथ समाप्त हुआ? यानडबू की संधि पर किस तिथि को हस्तक्षेप किया गया? 24 फरवरी 1826 को। यानडबू की संधि पर किस वर्ष हस्तक्षेप किया गया था? 24 फरवरी 1826 ईस्वी को। यानडबू की संधि के तहत बर्मा सरकार ने अंग्रेजों को युद्ध हार जाने के रूप में कितनी राशि दी थी? 1 करोड़ रुपया। यानडबू की संधि के तहत बर्मा ने अपने कौन से 2 तटीय प्रांत अंग्रेजों को सौंप दिया था? अराकान और तेनासेरिम। यानडबू की संधि के बाद बर्मा ने किस भारतीय राज्यों पर से अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ दिया? असम, कछार और जांतिया। यानडबू की संधि के बाद बर्मा ने किस भारतीय राज्यों पर से अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ दिया था? असम, कछार और जांतिया। यानडबू की संधि के तहत किस राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दिया गया था? मणिपुर को स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिली थी। यानडबू की संधि के बाद बर्मा की राजधानी में किसे नियुक्त किया गया था? एक ब्रिटिश रेजिडेंट को। यानडबू की संधि के बाद बर्मा की राजधानी में किसे नियुक्त किया गया था? एक ब्रिटिश रेजिडेंट को। बर्मा की राजधानी आम्बा में नियुक्त होने वाले पहले ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? बर्मा की राजधानी कहाँ है? आम्बा में नियुक्त होने वाला पहले ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? जॉन कॉरफोर्ड। यानडबू की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बर्मा के साथ कौन सा विशेष अधिकार? यानडबू की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बर्मा के साथ कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था? एक विशेष व्यापारिक संधि करने का अधिकार। द्वितीय बर्मा युद्ध सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर किस वर्ष लड़ा गया था? 1852 से 53 ईस्वी में। 1852 से 53 ईस्वी में द्वितीय बर्मा युद्ध लड़ा गया था। द्वितीय बर्मा युद्ध के इसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय बर्मा के युद्ध में लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय बर्मा युद्ध का मुख्य कारण बर्मा सरकार द्वारा किस पर जुर्माना लगाना था? ब्रिटिश व्यापारियों और जहाज़ों के कप्तानों पर। द्वितीय बर्मा युद्ध का मुख्य कारण बर्मा सरकार द्वारा किस पर जुर्माना लगाना था? ब्रिटिश व्यापारियों और जहाज़ों के कप्तानों पर। लॉर्ड डलहौजी ने बर्मा के राजा से बातचीत करने के लिए किसे नौसेना का बेड़ा देकर भेजा था? कमोडोर लैम्बर्ट को। कमोडोर लैम्बर्ट ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बर्मा के राजा का कौन सा कीमती सामान जब्त कर लिया? राजा का शाही युद्धपोत जहाज।
द्वितीय बर्मा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने बर्मा के किस अत्यंत उपजाऊ दक्षिणी प्रांत पर कब्जा किया था? पेंगू प्रांत, जिसे निचला बर्मा भी कहते हैं। पेंगू प्रांत, जिसे निचला बर्मा भी कहते हैं। द्वितीय बर्मा युद्ध की समाप्ति पर डलहौजी ने कौन सा अनोखा कदम उठाया? बिना किसी औपचारिक संधि के एकतरफा घोषणा द्वारा पेंगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। पेंगू, जो कि निचला बर्मा के विलय से अंग्रेजों को भौगोलिक रूप से क्या लाभ हुआ? बंगाल की खाड़ी का पूरा पूर्वी तट अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया था। डलहौजी की बर्मा नीति को इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार का युद्ध कहा जाता है? एक युद्ध व्यापारिक युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1885 से 1886 के ईस्वी में। 1885 से 1886 में। तृतीय बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तृतीय बर्मा युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तृतीय बर्मा युद्ध का तत्कालिक कारण बर्मा युद्ध किस ब्रिटिश कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया था? बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पे। बर्मा के किस अंतिम राजा पर अंग्रेजों ने ब्रिटिश व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया? राजा थीवा ने ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए किस यूरोपीय शक्ति से हाथ मिलाने का प्रयास किया था? फ्रांस से। राजा थीवा ने ब्रिटिश प्रभाव को कम करने के लिए किस यूरोपीय शक्ति से हाथ मिलाने का प्रयास किया था? फ्रांस से। लॉर्ड डफरिन ने किस वर्ष बर्मा पर पूर्ण आक्रमण करने का शाही आदेश जारी कर दिया था? 1885 में, नवंबर 1885 में। ब्रिटिश सेना से बिना किसी बड़े प्रतिरोध के ऊपरी बर्मा की किस तत्कालिक राजधानी पर कब्जा कर लिया गया? मांडले पे। ऊपरी बर्मा की राजधानी मांडले। संपूर्ण बर्मा का ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में पूर्ण विलय किस तिथि को किया गया था? 1886 ईस्वी को, 1 जनवरी 1886 को। आत्मसमर्पण के बाद बर्मा के अंतिम राजा थीवा को अंग्रेजों ने भारत के किस स्थान पर निर्वासित किया था? रत्नागिरी, जो कि महाराष्ट्र में है। बर्मा के विलय के बाद वहां के देशभक्तों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन सा युद्ध शुरू किया था? गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। बर्मा के विलय के बाद वहां के देशभक्तों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। बर्मा में ब्रिटिश शासन ने खिलाफ चले छापामार युद्ध को दबाने में अंग्रेजों को कितने वर्ष लगे? लगभग 5 वर्ष। 1990 से 91 तक, 1890 से 1891 तक लगभग 5 वर्ष हो गया। 1890 से 91 तक, ये तो 1 वर्ष है। बर्मा में ब्रिटिश शासक के खिलाफ चले छापामार युद्ध को दबाने में अंग्रेजों को कितना वर्ष लग गया था? 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पे गलत डेटा है। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक नियंत्रण से बर्मा को किस अधिनियम के तहत अलग करने का प्रावधान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। बर्मा आधिकारिक रूप से किस वर्ष भारत के प्रशासन से पूरी तरह अलग हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की कमान किसने संभाली थी? आंग्ल सेना ने। आंग सान द्वारा गठित उस देशभक्त सेना का नाम क्या था जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा था? बर्मा नेशनल आर्मी। बर्मा, जो कि म्यांमार जिसे बोलते हैं, को ब्रिटिश औपनिवेश शासन से पूर्ण स्वतंत्र किस तिथि को मिली थी? बर्मा को स्वतंत्रता कब मिली थी? 4 जनवरी 1948 ईस्वी को। 4 जनवरी 1948 को। प्रथम बर्मा युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के पास कौन सा नया स्टीमशिप भाव का जहाज था जिसने युद्ध में मदद किया था? डायना नामक स्टीमशिप। बर्मा के किस राजा ने यांडबू की संधि पर भारी मन से हस्तक्षेप किया था? राजा बागीदाव। अराकान और तेनासेरिम प्रांतों का अंग्रेजों के लिए क्या रणनीतिक महत्व था? वहां से बंगाल की खाड़ी पर पूरी तरह से नौसैनिक नियंत्रण रखना संभव था। द्वितीय बर्मा युद्ध के बाद बर्मा के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ किसी भी संधि का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था? राजा मिंडन ने अपनी राजधानी मांडले कब स्थानांतरित की थी? 1857 ईस्वी में। राजा मिंडले ने अपनी राजधानी मांडले कब स्थानांतरित की थी? 1857, द्वितीय बर्मा युद्ध के बाद। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन किस मुख्य प्राकृतिक उत्पादन के व्यापार से जुड़ी हुई थी? टीक, सागौन की लकड़ी की ठोस। फ्रांस ने बर्मा के साथ अपनी व्यापारिक कूटनीति के तहत मांडले में क्या स्थापित किया था? एक फ्रांसीसी वाणिज्यिक राजदूत। बर्मा के अंतिम राजा थीवा की मृत्यु रत्नागिरी में किस वर्ष हुई थी? 1916 ईस्वी में। बर्मा को भारत से अलग करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य राजनीतिक भय क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवाद का प्रभाव बर्मा तक पहुंच जाए। 1947 में स्वतंत्रता से ठीक पहले बर्मा के किस महान नेता ने हत्या कर ली थी? आंग सान की, जुलाई 1947 में। स्वतंत्र बर्मा के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ओ नो, बर्मा के पहले प्रधानमंत्री उनु बना था।
तिब्बत के साथ संबंध क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विल बी तिब्बत के साथ संबंध। 19वीं से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिब्बत पर किसका प्रतिक्रियात्मक और धार्मिक शासन था? बौद्ध भिक्षुओं का। तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? दलाई लामा। तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? दलाई लामा। तिब्बत पर चीन किंग राजवंश का प्रभाव 19वीं सदी के अंत तक कैसा हो गया था? अत्यंत कमजोर और केवल नाम मात्र का। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों को तिब्बत में किस यूरोपीय देश के घुसपैठ का डर था? रूस का। दलाई लामा के उस रूसी मूल के सलाहकार का क्या नाम था जिसे अंग्रेज अत्यधिक आशंकित थे? अगवान दोरजीएव। अगवान दोरजीएव। तिब्बत में रूसी प्रभाव को पूरी तरह कुचलने के लिए किस ब्रिटिश वायसराय ने आक्रामक नीति अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में ब्रिटिश मिशन या शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? कर्नल फ्रांसिस यंग हसबैंड। लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में ब्रिटिश मिशन या शिष्टमंडल का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? कर्नल फ्रांसिस यंग हसबैंड को। कमजोर हसबैंड को भेज देता। प्रसिद्ध यंग हसबैंड मिशन किस वर्ष तिब्बत भेजा गया था? 1903 से 1904 को। यंग हसबैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष तिब्बत की प्रतिबंधित राजधानी लहासा पर अधिकार किया था? अगस्त 1904 को। लहासा। यंग हसबैंड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तिब्बत की प्रतिनिधित्व राजधानी लहासा। ब्रिटिश सेना ने लहासा पहुंचने से ठीक पहले 13वें दलाई लामा भागकर कहाँ चले गए थे? आउटर मंगोलिया। उलान बटोर। आउटर मंगोलिया। यंग हसबैंड मिशन की सफलता के बाद ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच कौन सी संधि हुई थी? लहासा की संधि। यंग हसबैंड मिशन की सफलता के बाद ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में लहासा की संधि हुई थी। लहासा की संधि पर किस तिथि को आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किया गया था? 7 सितंबर 1904 को। लहासा की संधि के तहत तिब्बत सरकार पर अंग्रेजों ने कितने रुपये का युद्ध हर्जाना लगाया था? 75 लाख रुपये का। लहासा की संधि के बाद ब्रिटिश सरकार लंदन के हस्तक्षेप पर हर्जाने की राशि को घटाकर कितना किया था? 25 लाख रुपये। लहासा की संधि के अनुसार हर्जाने की गारंटी के रूप में अंग्रेजों ने तिब्बत के किस राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जा किया था? लहासा की संधि के अनुसार हर्जाने की गारंटी के रूप में अंग्रेजों ने तिब्बत के किस रणनीतिक क्षेत्र पर कब्जा किया था? चुंबी घाटी पर। भौगोलिक रूप से चुंबी घाटी किन दो भारतीय राज्यों देशों के बीच है? सिक्किम और भूटान के बीच। भौगोलिक रूप से चुंबी घाटी किन दो भारतीय राज्यों के बीच है? सिक्किम और भूटान के बीच। लहासा की संधि के तहत चुंबी घाटी को अंग्रेजों के नियंत्रण में कितने वर्षों तक रखने का मूल प्रावधान था? 75 वर्षों तक, जिसे बाद में घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। बाप रे, 75 से 3। लहासा की संधि के तहत तिब्बत में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कौन से 3 व्यापारिक केंद्र खोले गए? ग्यात्से, गारटोक और यातुंग। ग्यात्से, गारटोक और यातुंग। लहासा की संधि के अनुसार तिब्बत सरकार ने किस देश के प्रतिनिधियों को लहासा में न आने देने का वचन दिया? रूस या किसी अन्य विदेशी को भी। यंग हसबैंड मिशन के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा किस स्थान पर किए गए भारी नरसंहार की वैश्विक आलोचना हुई थी? गुरु नानक स्थान पर। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत नीति का अंतिम भू राजनीतिक परिणाम क्या निकला? तिब्बत ब्रिटिश भारत के लिए एक मजबूत बफर स्टेट बन गया और रूसी खतरा टल गया था। 1906 ईस्वी में अंग्रेजों और चीन के बीच हुई किस संधि के तहत लहासा की संधि को संशोधित किया गया? पेकिंग कन्वेंशन। 1906 में अंग्रेजों ने तिब्बत पर किसकी नाममात्र की संप्रभुता को दोबारा स्वीकार किया? चीन की संप्रभुता को। ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की प्रसिद्ध सीमा रेखा मैकमोहन रेखा किस वर्ष खींची गई थी? 1914 को। ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच की प्रसिद्ध सीमा रेखा मैकमोहन रेखा सीमा को कब खींचा गया था? 1914 ईस्वी को। मैकमोहन। लॉर्ड कर्जन की तिब्बत नीति का अंतिम भू राजनीतिक परिणाम क्या निकला? तिब्बत ब्रिटिश भारत के लिए एक मजबूत बफर स्टेट बन गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस ऐतिहासिक सम्मेलन के दौरान किया गया था? शिमला सम्मेलन के दौरान। शिमला सम्मेलन 1914 में ब्रिटिश भारत के मुख्य प्रतिनिधि कौन थे जिनके नाम पर सीमा रेखा नाम पड़ा? सर हेनरी मैकमोहन। क्या चीन की आधुनिक सरकार 1914 की मैकमोहन रेखा को आधिकारिक सीमा स्वीकार करती है? नहीं, चीन इसे अवैध मानता है। लहासा की संधि पर तिब्बत की ओर से दलाई लामा की अनुपस्थिति में किसने हस्तक्षेप किया था? तिब्बत के रीजेंट और गादेन पोदन के भिक्षुओं ने।
लॉर्ड कर्जन से पहले किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1774 में वॉरेन हंटिंगटन के समय तिब्बत में पहला मिशन भेजा था? जॉर्ज बोगले मिशन। यंग हस्बैंड मिशन में ब्रिटिश सैनिकों के पास कौन सा आधुनिक बंदूक थी जिन्होंने तिब्बतियों को आसानी से हरा दिया? मैक्सिम मशीन गन। लहासा की संधि के बाद ज्ञानसे से नियुक्त होने वाला पहले ब्रिटिश ट्रेंड एजेंट कौन थे? कैप्टन WFO कॉर्नर। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सिविल सेवा। 1858 में महामारी विक्टोरिया की घोषणा में सिविल सेवा के संबंध में क्या आश्वासन दिया गया था? उत्तर, रंग और जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी योग्य भारतीयों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट, 1858 की घोषणा के बावजूद व्यवहारिक रूप से कौन से पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रहे? सभी उच्च प्रशासनिक पद। भारत और ब्रिटेन में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? 1893 ईस्वी में। सिविल सेवा से संबंधित एचिसन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1886 ईस्वी में। सिविल सेवा से संबंधित एचिसन कमीशन का गठन 1886 में किया गया था। इस्लिंगटन कमीशन किस प्रशासनिक सुधार से संबंधित है? सिविल सेवा प्रशासनिक सेवा के सुधार से। रॉयल कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था जो सिविल सेवा से संबंधित था? 1912 ईस्वी से। किस आयोग की सिफारिश पर भारत में लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई? ली कमीशन आयोग के तहत। ली कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1924 में। भारत में संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में 1925 ईस्वी में, ली कमीशन की सिफारिश पर। ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना और राजस्व वसूलना। 1893 से पहले सिविल सेवा परीक्षा केवल कहाँ आयोजित की जाती थी? केवल लंदन में। कब? 1893 से पहले। एचिसन आयोग ने प्रांतीय सिविल सेवा के संबंध में क्या मुख्य सिफारिश की है? सिविल सेवा को 3 श्रेणियों जैसे कि साम्राज्यिक, प्रांतीय और अधीनस्थ में बांटा गया। क्या शुरुआत में भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर आसानी से प्रवेश मिला था? नहीं, ब्रिटिश नीतियों और परीक्षा के नियमों के कारण भारतीयों को दूर रखा गया था। सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग राष्ट्रवादियों द्वारा की जा रही थी, प्रशासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाने और धन के निष्कासन को रोकने के लिए। ली कमीशन ने सिविल सेवा में भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों का अनुपात क्या रखने का सुझाव दिया? 50-50 का अनुपात आगामी 15 वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य। किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना का वैधानिक प्रावधान पहली बार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में किस सेवा का जनक माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा, ICS का। इंडियन सिविल सर्विस के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या कदम उठाया था? अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और निजी व्यवहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। शुरुआत में ICS इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु कितनी थी जिसने भारतीयों के लिए इसे कठिन बना दिया? केवल 21 वर्ष। बाद में इसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। सिविल सेवा के संबंध में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड लीटन ने। कब? 1879 को सिविल सेवा के संबंध में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड लीटन ने 1879 में। रॉयल कमीशन 1912 के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड एसिन-लंगटन। स्वतंत्रता से पहले किस वर्ष तक सिविल सेवा पूरी तरह से ब्रिटिश हितों का उपकरण बनी रही? 1947 तक। हालांकि समय के साथ इसमें भारतीयों का संख्या बढ़ता गया। अपने वैश्विक काल में सिविल सेवा को स्टील फ्रेम किसने कहा था? डेविड लॉयड जॉर्ज, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। अपने वैश्विक काल में सिविल सेवा को स्टील फ्रेम किसने कहा है? डेविड लॉयड जॉर्ज ने। 19वीं सदी के अंत में किस परीक्षा को पास करना भारतीयों के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी? इंडियन सिविल सर्विस को, ICS को, 19वीं शताब्दी के अंत में। सिविल सेवा में आए बदलाव का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? बढ़ता हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रवादों की दबाव। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पुलिस सिस्टम। ब्रिटिश शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था स्थापित करने का प्राथमिक मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के भीतर गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना।
भारत में आधुनिक और नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अभी के जो भारत में पुलिस व्यवस्था उसका श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुरानी व्यवस्था में क्या बदलाव किया था? जमींदारों को पुलिस कार्यों से अलग कर दिया और एक नया नियमित पुलिस दल का गठन किया। ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था से पहले भारत की पारंपरिक ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसकी होती थी? गांव के चौकीदारों की, जिन्हें ग्रामीण पोषण गांव वाले भी कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने थाने मतलब पुलिस स्टेशन की व्यवस्था के तहत प्रत्येक थाने पर प्रभारी किसे बनाया? एक भारतीय दरोगा को। ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था में जिला स्तर पर पुलिस का प्रधान या सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पुलिस अध्यक्ष, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अध्यक्ष। पुलिस व्यवस्था में जिला स्तर पर पुलिस की प्रधान या सर्वोच्च अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करता था, पुलिस अध्यक्ष। शुरुआत में पुलिस व्यवस्था में किस देश की पुलिसिंग प्रणाली का प्रभाव दिखाई नहीं देता था? ब्रिटेन की पुलिस व्यवस्था का भारत में यह अधिक दमनकारी थी। जिला स्तर पर पुलिस अध्यक्ष, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को किसके नियंत्रण और मार्गदर्शन में कार्य करना होता था? जिला मजिस्ट्रेट, डीएम के। एसपी को डीएम के अंदर, डीएम जिसे कलेक्टर भी बोलते हैं, उसके अंदर काम करना पड़ता था। पुलिस वाले को एसपी के अंदर, एसपी वाले को डीएम के अंदर। ब्रिटिश पुलिस का उपयोग स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति कैसा रहता था? अत्यंत क्रूर और दमनकारी आंदोलन को कुचलने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने विदेशी नियंत्रण के खिलाफ बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए पुलिस का किस प्रकार इस्तेमाल किया? बड़े पैमाने पर धरपकड़, लाठीचार्ज और राष्ट्रवादी नेताओं की जासूसी के लिए। 1813 ईस्वी की एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य और व्यवहार जनता के प्रति कैसा था? पुलिस ने शांतिप्रिय निवासियों को उसी तरह लूटा जैसे डकैत लूटते थे, यानी उनका व्यवहार अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 1813 की रिपोर्ट के अनुसार डकैतों को दबाने के लिए बनाई गई पुलिस स्वयं क्या कार्य करती थी? वह स्वयं स्थानीय जनता का उत्पीड़न और शोषण कर रही थी। पुलिस सुधारों के लिए 1860 में गठित पुलिस आयोग की सिफारिशों पर कौन सा ऐतिहासिक अधिनियम पारित हुआ था? पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस एक्ट 1861। ब्रिटिश काल में पुलिस विभाग में उच्च पदों जैसे एसपी या उससे ऊपर पर किनकी नियुक्ति की जाती थी? केवल यूरोपीय या ब्रिटिश अधिकारियों का। भारतीय पुलिस में कांस्टेबल और दरोगा जैसे पदों का मुख्य रूप से किन्हें रखा जाता था? स्थानीय भारतीयों को, लेकिन उनके वेतन और अधिकार बहुत कम थे। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित दरोगा प्रणाली को बाद में क्यों समाप्त या कमजोर कर दिया गया? भारतीय दरोगाओं पर बढ़ते भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोपों के कारण। ब्रिटिश पुलिसिंग का मूल चरित्र कैसा था? नागरिक हितैषी या शासन केंद्रित, शासकों के हितों की रक्षा करना। ब्रिटिश पुलिसिंग का मूल चरित्र कैसा था? नागरिक हितैषी या शासन केंद्रित था, शासकों के हितों की रक्षा करना था। किस गवर्नर जनरल के काल में जिला कलेक्टर से न्यायिक और पुलिस शक्तियां कुछ समय के लिए अलग की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में 1793 ईस्वी के तहत। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की सबसे छोटी और जमीनी इकाई कौन सी थी जो सूचनाएं एकत्र करती थी? गांव के चौकीदार। ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था ने भारत में किस सामाजिक बुराई या अपराध को दबाने का दावा किया, जबकि वास्तव में वे जनता को प्रताड़ित कर रहे थे? डकैतों और ठगी को दबाने का। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग CID का मुख्य कार्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पुलिस की इंटेलिजेंस विंग CID का मुख्य कार्य क्या था? क्रांतिकारियों और कांग्रेस के आंदोलन की गुप्त योजनाएं लीक करना। CID। क्या ब्रिटिश भारत की पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त था? क्या ब्रिटिश भारतीय पुलिस को जनता का विश्वास प्राप्त था? नहीं, जनता पुलिस को भय, भ्रष्टाचार और दमन प्रतीक मानती थी। ब्रिटिश काल में पुलिस अधिकारियों के वेतन कम होने का क्या परिणाम हुआ? पुलिस में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली, घूसखोरी का बोलबाला बढ़ा। 1902 से 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित पुलिस आयोजन अध्यक्ष कौन थे? सर एंड्रयू फैजर। 1902 से 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर एंड्रयू फैजर। फ्रेजर आयोग 1902 ने भारतीय पुलिस के बारे में क्या टिप्पणी दी? उन्होंने कहा कि भारतीय पुलिस बल पूरी तरह से अक्षम, भ्रष्ट और दमनकारी है, जिसमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट हम आर्मी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में औपनिवेशिक सत्ता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा था? भारतीय आर्मी।
ब्रिटिश सेना के 3 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? भारतीय शक्तियों को जीतना, विदेशी प्रतिद्वंद्वों से रक्षा करना और विद्रोह को दबाना। विद्रोह को दबाना, भारतीय शक्तियों को जीतना और विदेशी प्रतिद्वंद्वों से रक्षा करना। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और रक्षा का मुख्य हथियार कौन था? भारतीय सैनिक सिपाही। कंपनी की सेना ने अधिकांश भारतीय सैनिक किन क्षेत्रों से भर्ती किए जाते थे? मुख्य रूप से यूपी, अवध का क्षेत्र जिसे बोलते हैं यूपी, और बिहार। 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल फौज में कितने सैनिक थे और उनमें भारतीय कितने थे? कुल फौज 3,11,400 था, जिसमें से 2,65,900 भारतीय सैनिक थे। भारतीय सैनिक ज़्यादा रखते थे क्योंकि वो मर जाए हिरा जाए क्या ही फ़र्क पड़ेगा ब्रिटिशों को। कॉर्नवालिस के समय सेना में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले भारतीय अधिकारी का पद क्या था? सूबेदार का। कॉर्नवालिस के समय में सेना से सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने वाले भारतीयों का पद क्या था? सूबेदार का पद। ब्रिटिश सेना में भारतीय सूबेदार का अधिकतम मासिक वेतन कितना होता था? 3,300 प्रति माह। 300। ब्रिटिश सेना में भारतीय सूबेदार का अधिकतम मासिक वेतन कितना होता था? 300 प्रति माह। ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों के मुकाबले ब्रिटिश सैनिकों को सेना में क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि भारतीय सैनिकों पर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था, विशेषकर 1857 के विद्रोह के बाद। ब्रिटिश सैनिकों को अधिक संख्या में न रखने का मुख्य आर्थिक कारण क्या था? ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिकों की तुलना में अत्यधिक खर्चीले महंगे थे। ब्रिटिश सैनिकों को अधिक संख्या में न रखने का मुख्य कारण ये था कि ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक खर्चीले और महंगे थे। मुट्ठी भर विदेशी सेना के जरिए भारत को जीतना और नियंत्रण करना संभव हुआ। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उस समय भारतीयों में आधुनिक राष्ट्रीयता का अभाव था। बिहार या अवध? बिहार या अवध, बिहार बोलो या उसे अवध बोल लो, का सैनिक, अभी जहाँ हम रह रहे हैं उसे हम अवध भी बोल सकते हैं, बिहार राज्य, अवध राज्य का सैनिक किस भावना के अभाव में मराठों या पंजाबियों को हराने में अंग्रेजों की मदद की थी? आधुनिक राष्ट्रीयता और एक भारत की भावना के अभाव में। भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेवा पूरी निष्ठापूर्ण क्यों करते थे? क्योंकि वे नियमित वेतन पाते थे और उन्हें अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार नमक का हक अदा करना होता था, नमक हलाली। भारतीय सैनिकों को उनके साथी समाज में किस नाम से पुकारते थे जो उनकी वफादारी को दर्शाता था? नमक हलाली कहा जाता था, नमक हलाली। भारतीय सैनिकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संबंध मुख्य रूप से किस पर आधारित था? यह पूरी तरह से एक व्यावसायिक, भाड़े के सैनिक और नियमित वेतन पर आधारित था। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का, पील आयोग का। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। पील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1859 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद पील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1859 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद। पील आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? पील आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना, सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाना और भारतीय सैनिकों की जाति व क्षेत्र के आधार पर विभाजित करना। पील आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाना और भारतीय सैनिकों को जाति व क्षेत्र के आधार पर विभाजित करना। सैन्य सुधारों से संबंधित अस्किन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। सैन्य सुधारों से संबंधित अस्किन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। अस्किन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना के भारतीयकरण की संभावनाओं और अधिकारियों की भर्ती की जाँच करना। अस्किन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्किन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना के भारतीयकरण की संभावनाओं और अधिकारियों की भर्ती की जांच करना। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय सेना के संबंध में कौन सा प्रसिद्ध विवाद हुआ था? कर्जन किचनर विवाद, गवर्नर जनरल और तत्कालिक सेनापति लॉर्ड किचनर के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर। कर्जन किचनर विवाद का मुख्य विषय क्या था? सेना पर नागरिक नियंत्रण बनाम सैन्य कमांडर की सर्वोच्चता। सेना पर नागरिक नियंत्रण बनाम सैन्य कमांडर की सर्वोच्चता। 1857 के विद्रोह के बाद तोपखाने, आर्टिलरी को पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रखा गया? केवल यूरोपीय, ब्रिटिश सैनिकों के नियंत्रण में। 1857 के विद्रोह के बाद तोपखानों की पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रखा गया था? केवल यूरोपीय, ब्रिटिश सैनिकों के नियंत्रण में। ब्रिटिश सेना की लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों की नीति का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश सेना की लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों
की नीति का जनक किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सैन्य विचारकों को, जिन्होंने सिख गोरखा को लड़ाकू घोषित किया था। ब्रिटिश सेना की लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों की नीति का जनक किसे कहा जाता है? ब्रिटिश सेना की लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों की नीति किसे कहा जाता है? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सैन्य विचारकों को, जिन्होंने सिख गोरखा को लड़ाकू घोषित कर दिया। अवध और बिहार, अवध लगता है यूपी को बोलते हैं, और बिहार के सैनिकों को 1857 के बाद सेना में भर्ती करने से क्यों रोका? अवध यूपी का है यार, उसमें गलत हो जाता है। अवध यूपी को बोलते हैं, और बिहार के सैनिक 1857 के बाद सेना में भर्ती करने से क्यों रोका जाने लगा? क्योंकि उन्होंने 1857 विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिससे वे अंग्रेजों की नज़र में अविश्वसनीय हो गए। ब्रिटिश भारतीय सेना का खर्च कहाँ से वहन किया जाता था? पूरी तरह से भारतीय राजस्व, भारत के करदाताओं के पैसे से। अब देख लेते हैं जुडिशियल सर्विस, ब्रिटिश समय की न्यायिक व्यवस्था। ब्रिटिश शासन से पहले भारत में न्याय व्यवस्था मुख्य रूप से किसके अधीन और किस पर निर्भर था? ब्रिटिश शासन से पहले की बात हो रही है। जमींदारों के अधीन थी, और न्याय उनकी इच्छा व स्थानीय परंपराओं पर निर्भर करती थी। 1772 से 1785 ईस्वी के दौरान भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हसिंगटन। 1772 से 1785 ईस्वी के दौरान भारत में न्यायिक सुधारों की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हसिंगटन। वॉरेन हसिंगटन के न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगलों की पुरानी और अस्पष्ट और अनियोजित न्यायिक प्रणाली के स्थान पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था अपनाना। वॉरेन हसिंगटन के न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगलों की पुरानी अस्पष्ट और अनियोजित न्यायिक प्रणाली के स्थान पर एक व्यवस्थित कानून व्यवस्था अपनाना। वॉरेन हसिंगटन से प्रत्येक जिले में किन 2 प्रकार की अदालतों की स्थापना हुई थी? जिला दीवानी अदालत सिविल कोर्ट और जिला फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट। जिला दीवानी अदालत जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं, और जिला फौजदारी अदालत जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। जिला दीवानी अदालत में न्याय का मुख्य रूप किसके अधीन था? जिला दीवानी में सिविल कोर्ट में जिला कलेक्टर के अधीन था। जिला दीवानी अदालतों में हिंदुओं और मुसलमानों के मुकदमों का फैसला किस आधार पर होता था? हिंदुओं के लिए हिंदू विधि शास्त्र और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि सारिया के आधार पर। शास्त्र के आधार पर हिंदुओं को और सारिया के आधार पर मुस्लिमों को। वॉरेन हसिंगटन के समय जिला दीवानी अदालत में अधिकतम कितने रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई करते थे? 500 रुपये तक के मुकदमे के। जिला दीवानी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ किया जाता था? सदर क्रिमिनल दीवानी अदालत में। जिला दीवानी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील की जाती थी क्रिमिनल दीवानी अदालत में। सदर दीवानी जिसे क्रिमिनल बोलते हैं, सदर दीवानी अदालत की संरचना क्या थी और इसके अधिकारी कौन थे? इसके अध्यक्ष गवर्नर जनरल होते थे और सर्वोच्च परिषद के सदस्य इसके अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी अदालतों में किस प्रकार के नए फौजदारी को क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं भाई, उधर सदर वाला था वो अलग चीज़ है। जिला फौजदारी अदालतों में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती थी? अपराधीय मामलों, जैसे कि चोरी डकैती मारपीट के। जिला फौजदारी अदालत किस अधिकारी के अधीन काम करती थी? यह अदालत एक भारतीय अधिकारी काजी मुफ्ती के अधीन होती थी, लेकिन कलेक्टर उस पर समान नियंत्रण रखता था। जिला फौजदारी अदालत में मुकदमों की सुनवाई के लिए किस कानून का पालन करना होता था? मुस्लिम कानून, शरिया, इस्लामिक कानून का। जिला फौजदारी अदालत में मुकदमों की सुनवाई किस कानून का पालन किया जाता था? मुस्लिम कानून, शरिया, इस्लामिक कानून का। फौजदारी मामलों में संपत्ति की जब्ती तथा मृत्युदंड के फैसले के प्रमाणीकरण के लिए मामला कहाँ भेजा जाता था? मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत में। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक मुख्य विशेषता क्या थी, जिसे कानून का शासन कहा जाता था? रूल ऑफ लॉ। कानून के समक्ष सभी को समान मानना, हालांकि यूरोपीय लोगों के लिए विशेष अदालतें थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में न्यायिक क्षेत्रों में कौन सा बड़ा सुधार किया, जिसे शक्तियां पृथक्करण कहा जाता है? कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली और जिला जजों की नई नियुक्तियां की कॉर्नवालिस कोड ने। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना मूल रूप से कहाँ की गई, जिसे बाद में कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? पहले मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था। भारत में कानूनों के संहिताकार कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए 1833 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता का। भारत में कानूनों के संहिताकरण के लिए 1833 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था? लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की नींव किस काल में पड़ी? भारतीय दंड संहिता IPC और दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की नींव किस काल में पड़ी? ब्रिटिश काल में।
मैकाले की विधि आयोग की सिफारिश के बाद। ब्रिटिश काल में मैकाले की विधि आयोग की सिफारिश के बाद। अंग्रेजों द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या थी? यह व्यवस्था अत्यधिक खर्चीली, जटिल और लंबी खींचने वाली, जिससे गरीब भारतीयों को न्याय नहीं मिलता था। क्या प्रारंभिक ब्रिटिश अदालतों में यूरोपीय नागरिकों पर भारतीय जजों द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता था? नहीं, यूरोपीय लोगों के लिए केवल यूरोपीय जज ही मुकदमा सुन सकते थे। किस विवाद ने यह उजागर किया कि अंग्रेज नस्लीय आधार पर न्यायिक समानता के विरोधी थे? इल्बर्ट विल विवाद। 1883। इल्बर्ट विल विवाद, अंग्रेजों द्वारा तीव्र विरोध। इस विवाद ने यह उजागर किया कि अंग्रेज नस्लीय आधार पर न्यायिक समानता के विरोधी थे। इल्बर्ट विल विवाद। वॉरेन हसिंगटन ने न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मुफ्ती और पंडितों को अदालतों में क्यों नियुक्त किया था? ताकि वो जजों को स्थानीय धार्मिक कानूनों और परंपराओं के सही किस विवाद ने उजागर किया कि अंग्रेज नस्लीय आधार पर, मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1774 में सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कोलकाता में 1774 में सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। दीवानी और फौजदारी मामलों में मूल अंतर क्या था जो ब्रिटिश अदालतों में देखा गया? दीवानी और फौजदारी मामलों में मूल अंतर क्या था जो ब्रिटिश अदालतों में देखा गया? दीवानी मामले मुख्य रूप से जमीन, जायदाद और राजस्व से जुड़े थे। दीवानी मामले सामान्य रूप से जमीन, जायदाद और राजस्व से जुड़े थे, जबकि फौजदारी मामले अपराध और सजा से जुड़े थे। कुल मिलाकर ब्रिटिश प्रशासनिक और न्यायिक संरचना का अंतिम उद्देश्य क्या था? भारत का आर्थिक शोषण करना और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाए रखना। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉर्नवालिस के अधीन सुधार। कब? 1786 से 1793 ईस्वी में। 86 4 ईयर्स इधर हो गया और 3 ईयर्स इधर हो गया, 4 3 7 साल। कॉर्नवालिस के अधीन सुधार 7 साल लग गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष भारत में जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया? 1790 से 1793 ईस्वी के बीच। इस दौरान न्यायिक सुधारों के तहत कॉर्नवालिस द्वारा जिला फौजदारी न्यायालयों के स्थान पर किन न्यायालयों की स्थापना की गई? 4 भ्रमणकारी न्यायालयों की। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 4 भ्रमणकारी न्यायालय किन किन स्थानों पर स्थित थे? कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इस भ्रमणकारी न्यायालय मतलब सर्किट कोर्ट के न्यायाधीश किस मूल के होते थे? यूरोपीय। भ्रमणकारी न्यायालयों को किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार था? दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का। कॉर्नवालिस के समय सदर निजामत अदालत को कहाँ स्थानांतरित किया था? कोलकाता मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित सदर निजामत अदालत किसके अधीन कार्य करती थी? गवर्नर जनरल और उसके पार्षदों काउंसिल के अधीन। सदर निजामत अदालत की सहायता के लिए कौन से मुख्य भारतीय अधिकारी होते थे? मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती और मुख्य काजी। कॉर्नवालिस के सुधारों के तहत जिला कलेक्टरों से कौन सी शक्तियाँ छीन ली गई थी? फौजदारी न्यायिक शक्तियाँ। जिला दीवानी अदालतों को कॉर्नवालिस के समय किस नए नाम से जाना जाने लगा था? जिला अदालत या शहर अदालत के नाम से। जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियाँ कलेक्टर से छीनकर किसे सौंप दिया गया था? जिला न्यायाधीशों, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। इन सुधार के बाद जिला कलेक्टर के पास मुख्य रूप से कौन सा अधिकार शेष रह गया था? केवल कर, राजस्व संबंधी अधिकार। कॉर्नवालिस के समय दिल्ली तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश अपर प्रोविंस के लोगों के लिए कहाँ के पृथक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई? इलाहाबाद में पृथक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि ऊपरी प्रांतों के निवासियों को अपील के लिए कोलकाता ना जाना पड़े। इस समय न्यायालयों की भाषा मुख्य रूप से क्या थी जिसे बाद में बदला गया था? फारसी थी। कॉर्नवालिस के समय अदालतों में मुकदमे के फैसले में किस कानून का प्रभाव अधिक था? मुस्लिम कानून, फौजदारी मामलों की। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? शक्तियों का पृथक्करण, यूरोपीकरण। किस गवर्नर जनरल ने कलेक्टर के पद को केवल एक राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में सीमित कर दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या कॉर्नवालिस के समय भारतीयों को उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्त किया जाता था? नहीं, उच्च पदों पर केवल यूरोपीय नियुक्तियां होते थे। भारतीय केवल मुंसिफ या मौलवी के रूप में सहायक होते थे। कॉर्नवालिस द्वारा पटना में स्थापित भ्रमणकारी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर था? आधुनिक बिहार और आसपास के क्षेत्रों पे।
कॉर्नवालिस के समय अदालतों में मुकदमों के फैसले में किस कानून का प्रभाव अधिक था? मुस्लिम कानून, फौजदारी मामलों का। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों का मुख्य दार्शनिक आधार क्या था? शक्तियों का पृथक्करण और यूरोपीकरण। किस गवर्नर जनरल ने कलेक्टर के पदों को केवल एक राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में सीमित कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या कॉर्नवालिस के समय भारतीयों को उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्त किया गया था? नहीं, उच्च पदों पर केवल यूरोपीय होते थे और भारतीय केवल मुंसिफ या मौलवी के रूप में रहता था। कॉर्नवालिस द्वारा पटना में स्थापित भ्रमणकारी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर था? आधुनिक का बिहार और आसपास के क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए कॉर्नवालिस संहिता, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1793 ईस्वी में। कॉर्नवालिस संहिता मुख्य रूप से किस प्रसिद्ध राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे। कॉर्नवालिस संहिता के तहत किन दो प्रशासकों को पूरी तरह पृथक कर दिया गया था? कर राजस्व तथा न्याय व्यवस्था को। कॉर्नवालिस संहिता ने न्याय के क्षेत्र में यूरोपियों के संबंध में क्या बदलाव किया? यूरोपियों के मामले को भी भारतीय दीवानी अदालतों के अधीन कर दिया गया। कॉर्नवालिस संहिता के तहत सरकारी अधिकारियों को उनके सरकारी कार्यों के लिए किसके सम्मुख जवाबदेह बनाया गया था? दीवानी अदालतों के सम्मुख, दीवानी अदालतों के सम्मुख। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा भारत में किस कानून अवधारणा को स्थापित किया गया? कानून की विशिष्टता या कानून की शासन, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ, कानून की विशिष्टता या कानून की शासन। शक्तियों के पृथक्करण के तहत किस पद से न्यायिक शक्तियां पूरी तरह हटा दी गई? कलेक्टर के पद से। कॉर्नवालिस संहिता का जमींदारों पर क्या प्रभाव पड़ा? जमींदारों से पुलिस और न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। कॉर्नवालिस संहिता के तहत वकीलों की योग्यता और फीस को विनियमित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? कानूनी पेशा को संस्थागत रूप दिया गया था, कानूनी पेशा को संस्थागत रूप दिया गया था। कॉर्नवालिस संहिता ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और उनके वेतन भी कम कर दिए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी विलियम वेंटिंग के अधीन सुधार। विलियम वेंटिंग के अधीन सुधार जो 1828 से 1833 ईस्वी तक हुआ, मतलब 28, 29, 30, 3 इधर 5 वर्ष के लिए। विलियम वेंटिंग कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किन 4 प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया? प्रांतीय, अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालय को। प्रांतीय, अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालय को, 4 प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। पहला प्रांतीय, अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालय को। विलियम वेंटिंग ने किस न्यायालय को क्यों समाप्त किया? क्योंकि वे अत्यधिक खर्चीले थे और उनमें मुकदमों के निपटारे में बहुत देरी लगते थे। विलियम वेंटिंग कॉर्नवालिस के कुछ रूल को रिमूव किया। भ्रमणकारी न्यायालयों के कार्यों को वेंटिंग ने किसे सौंप दिया? राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्तों को। राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्तों को। राजस्व तथा भ्रमणकारी आयुक्त किसके अधीन कार्य करते थे? वार्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व वार्ड के अधीन। वार्ड ऑफ रेवेन्यू जिसे राजस्व वार्ड कहते हैं। विलियम बेंटिंग के सुधारों के फलस्वरूप अदालतों में फारसी के स्थान पर किन भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी गई थी? स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं की, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के, स्थानीय अदालतों में। वेंटिंग के समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में फारसी के स्थान पर किस भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया गया था? अंग्रेजी भाषा का। वेंटिंग के समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में फारसी के स्थान पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था? अंग्रेजी भाषा का। वेंटिंग ने भारतीयों को न्यायपालिका में उच्च स्थान देने के लिए किस नए पद का सृजन किया? बेंटिंग ने भारतीयों को न्यायपालिका में उच्च स्थान देने के लिए किस नए पद का सृजन किया था? डिप्टी मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायाधीश, सदर अमीनिस के पद, डिप्टी मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायाधीश। किस पद का? डिप्टी मजिस्ट्रेट। चलो ये तो अच्छा काम हुआ, डिप्टी मजिस्ट्रेट और अधीनस्थ न्यायाधीश भारतीयों के लिए था। विलियम बेंटिंग के समय प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में क्या कदम उठा गया था? इलाहाबाद में एक अलग सदर निजामत अदालत पूरी तरह कार्यात्मक बनाई गई। बेंटिंग के न्यायाधीश सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्याय प्रक्रिया को तीव्र, सस्ता और सुलभ बनाना। किस चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिंग को पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रश्न, जैसे विधायी एंड न्यायपालिका, जुडिशरी एंड विधायी एंड न्यायपालिक विकास के कुछ प्रश्न। भारत में सिविल कार्य विधि, सिविल प्रोसेड कोड किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में सिविल कार्य विधि जो है 1859 में भारत में सिविल कार्य विधि पारित हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड ब्रिटिश काल में कब पारित की गई थी? 1861 में। क्रिमिनल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड IPC
आईपीसी की धारा ऐसे बोलते हैं ना, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1860 ईस्वी में लागू किया था 1862 ईस्वी में। इन आईपीसी की धारा को 1862 में लागू किया गया था, जबकि बनाया गया था 1860 में। वर्ष 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किन 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत किन 3 प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? कोलकाता, बम्बई और मद्रास में। वर्ष 1882 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय प्रसिद्ध एल्बर्ट विल विवाद हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। वर्ष 1882 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय प्रसिद्ध एल्बर्ट विल विवाद हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय। एल्बर्ट विल का मुख्य प्रावधान क्या था? भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार देना था। एल्बर्ट विल का मुख्य प्रावधान क्या था? एल्बर्ट विल का मुख्य प्रावधान था भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार हो गया था एल्बर्ट विल के तहत। एल्बर्ट विल का यूरोपियों ने भारी विरोध क्यों किया? क्योंकि वे किसी भारतीय न्यायाधीश द्वारा अपने मुकदमों की सुनवाई को अपनी नस्लीय सर्वोच्चता के खिलाफ मानते थे। इसलिए तीव्र विरोध के कारण एल्बर्ट विल में क्या संशोधन करना पड़ा? यह प्रावधान किया गया कि यूरोपीय अपराधी के मामले में सुनवाई कम से कम 50% सदस्य यूरोपीय जुडिशरी की होगी। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना प्रावधान की थी? 1835। अच्छा, देश आज़ाद होने के 2 साल पहले भारत शासन अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की प्रावधान किया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 ईस्वी में। 37, अरे रुको, 1937 है यहाँ पर। 1900 क्या ब्रिटिश सरकार ने फेडरल 1935 में। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ भाई, मतलब कि 12 साल पहले ये काम किया था। हाँ, दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937 में। 1935 के अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेलर। सर मॉरिस ग्वेलर। सर मॉरिस ग्वेलर। भारत का आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, आधुनिक सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती न्यायालय के उत्तराधिकारी है 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का। भारत का आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय किस पूर्ववर्ती न्यायालय का उत्तराधिकारी है? फेडरल कोर्ट का। 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय किसे बोलते हैं? फेडरल कोर्ट का। ब्रिटिश काल में कानून बनाने के लिए प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता के तहत। ब्रिटिश काल में कानून बनाने के लिए प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था? 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। एल्बर्ट विल विवाद ने भारतीयों में किस भावना को मजबूत किया? राष्ट्रीय चेतना और संगठित राजनीतिक विरोध की भावना को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रिटिश काल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसा था? भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शहरी स्थानीय शासन की संस्थाएं कहाँ से विकसित होना शुरू हुई? प्रेसिडेंसी नगरों से, जैसे मद्रास, बम्बई और कोलकाता से। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन कहाँ से विकसित हुई थी? मद्रास, कोलकाता और बम्बई से। भारत का पहला नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1687 से 88 ईस्वी में। मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1687 से 88 ईस्वी में। बम्बई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1726 ईस्वी में। बम्बई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बम्बई और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1726 ईस्वी में। वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित प्रसिद्ध प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड मोए द्वारा। वित्तीय विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित प्रसिद्ध प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड मेयो द्वारा। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1870 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1870 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव का स्थानीय स्वशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास को गति मिली, क्योंकि उन्हें कुछ स्थानीय कर लगाने का अधिकार मिला। विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर जाँच के लिए शाही आयोग रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति कब हुई? विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर जांच के लिए शाही आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1907 ईस्वी में। इसने अपनी रिपोर्ट 1909 में प्रस्तुत की थी।
ये बातें। किस ब्रिटिश वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किस ब्रिटिश वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव किस वर्ष कि प्रस्तुत किया था? 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या था? राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा प्रदान करना तथा प्रशासन तथा जमीनी स्तर को लोकतांत्रिक करना। लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या था? लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव का मुख्य लक्ष्य क्या था? राजनीतिक और लोकप्रिय शिक्षा प्रदान करना तथा प्रशासन का जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक करना। रिपन के प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया? तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड का? तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड का? रिपन के प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान किया गया? तालुका बोर्ड या जिला बोर्ड का? रिपन के अनुसार स्थानीय बोर्ड में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का अनुपात क्या होना चाहिए था? रिपन के अनुसार स्थानीय बोर्ड में गैर सरकारी सदस्यों का अनुपात क्या होना चाहिए था? बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाने की सिफारिश की गई थी? प्राथमिकता के आधार पर किसी गैर सरकारी सदस्य को, ना कि सरकारी अधिकारियों को। जो सरकारी अधिकारियों के अंदर नहीं है उसे लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट घोषित किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू की गई व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू की गई व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। हस्तांतरित विषय होने के बाद स्थानीय स्वशासन का विभाग कैसे सौंपा गया था भारतीय मंत्रियों को? हस्तांतरित विषय होने के बाद स्थानांतरित विषय होने के बाद स्थानीय स्वशासन का विभाग किसे सौंपा गया था? स्थानीय स्वशासन का विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था। किस वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने स्थानीय स्वशासन के विषय पर प्रांतीय सरकारों को निर्देश देना बंद कर दिया? 1919 के अधिनियम के प्रभावी होने के बाद। किस वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने स्थानीय स्वशासन के विषय पर प्रांतीय सरकारों के निर्देश देना बंद कर दिए थे? 1919 के अधिनियम के प्रभावी होने के बाद। प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविजनल ऑटोनॉमी के तहत स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः प्रांतीय विषय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। बीपीएससी मुख्य परीक्षा उन्मुख वैचारिक कुछ प्रश्न है, थोड़ा शॉर्ट टाइप्स का क्वेश्चन। कॉर्नवालिस द्वारा कलेक्टर से न्यायिक शक्तियाँ छीनने का मुख्य कारण क्या था? हितों का टकराव को रोकना, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर वसूलने वाला और उस पर विवाद सुलझाने वाला नहीं हो सकता है। कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों की सबसे बड़ी सीमा या दोष क्या था? अत्यधिक यूरोपीयकरण और भारतीयों की पूरी तरह उपेक्षा। कानून की प्रभुता से कॉर्नवालिस का क्या तात्पर्य था? कंपनी के अधिकारी भी अब कानून के दायरे में थे और उन पर दीवानी अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता था। लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के स्वशासन प्रस्तावों में मुख्य अंतर क्या है? मेयो के प्रस्ताव वित्तीय प्रशासनिक सुगमता के लिए था, जबकि रिपन के प्रस्ताव राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिकरण के लिए था। इल्बर्ट विल विवाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 की पृष्ठभूमि कैसे निभाई? इसने भारतीयों को दिखा दिया कि संगठित होकर एंग्लो इंडिया समुदाय अपनी बात मनवा सकता है, इसीलिए भारतीयों को भी एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता थी। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वशासन संस्थाओं के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? वित्तीय संसाधनों की भारी कमी और अत्यधिक सरकारी नौकरशाही नियंत्रण। विलियम बेंटिंग के सुधारों को कॉर्नवालिस के सुधारों का प्रतिगामी या संशोधक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेंटिंग ने कॉर्नवालिस द्वारा अलग किए गए प्रशासनिक व न्यायिक पदों को कमिश्नर के रूप में पुनः कुछ हद तक जोड़ने का प्रयास किया। 1919 के द्वैध शासन में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय बनाने के बावजूद यह प्रभावी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वित्त फाइनेंस विभाग एक आरक्षित विषय था जो ब्रिटिश गवर्नर के नियंत्रण में था, जिससे भारतीय मंत्रियों के पास धन की कमी रही। बिहार के संदर्भ में पटना में भ्रमणकारी अदालत की स्थापना का क्या महत्व था? इसने बिहार के निवासियों को न्याय देने के लिए सीधे कोलकाता जाने की अनिवार्यता नहीं थी। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत आधुनिक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिलक्षित है? अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका
न्यायपालिका का पृथक्करण। कॉर्नवालिस कोड ने भारत में किस प्रकार की न्यायिक नौकरशाही को जन्म दिया है? एक जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली अंग्रेजी तर्ज की विधिक प्रणाली को। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम का मुख्य दूरगामी परिणाम क्या था? इससे सदर अदालतों और सुप्रीम कोर्ट का विलय होकर एक एकीकृत प्रांतीय न्यायिक संरचना तैयार हुई। लॉर्ड रिपन को उदारवादी वायसराय क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति और इल्बर्ट बिल जैसे भारतीय हिसैती सुधारों का प्रयास किया। 1907 का शाही विकेंद्रीकरण आयोग किससे संबंधित है? केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की जांच। 1907 का शाही विकेंद्रीकरण आयोग किससे संबंधित है? केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की जांच। ब्रिटिश काल के स्थानीय स्वशासन का वर्तमान भारत के किस संवैधानिक संशोधन से सीधा संबंध जोड़ा जा सकता है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन, पंचायती राज और नगर नियम। ब्रिटिश काल के स्थानीय स्वशासन का वर्तमान भारत के किस संवैधानिक संशोधन से सीधा जोड़ा जा सकता है? 73वें और 74वें संविधान संशोधन, पंचायती और राज और नगर निकाय से। कॉर्नवालिस के समय सदर निजामत अदालत मुख्य रूप से किस प्रकार के मामलों की सर्वोच्च अदालत थी? फौजदारी, क्रिमिनल कोर्ट की। सदर निजामत। सदर दीवानी अदालत किस प्रकार के मामलों की सर्वोच्च अपील संस्था थी? नगरीय या संपत्ति संबंधित मामलों की। सदर दिवाली अदालत किस प्रकार के मामलों की सर्वोच्च अपील संस्था थी? नगरीय, नागरिक या संपत्ति संबंधित मामलों के। विलियम बेंटिंक द्वारा अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने का क्या सामाजिक प्रभाव पड़ा? आम जनता के लिए न्याय प्रक्रिया थोड़ी अधिक सुगम और बोधमय हो गई थी। विलियम बेंटिंक द्वारा अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के से हमारे आम जनता के लिए न्याय प्रक्रिया थोड़ी अधिक सुगम और बोधमय हो गई। इल्बर्ट बिल का विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने किस संगठन का स्थापना किया था? डिफेंस एसोसिएशन का। ब्रिटिश भारत के रूल ऑफ लॉ वास्तविक उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में रूल ऑफ लॉ का वास्तविक उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना और शासन को एक विधिक जमा पहनाना। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने पर स्थानीय स्वशासन पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रांतीय सरकारों ने स्थानीय निकायों के विकास के लिए कई कानून बनाए और उन्हें अधिक अधिकार दिए। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू होने पर स्थानीय स्वशासन पर क्या प्रभाव पड़ा था? प्रांतीय सरकारों ने स्थानीय निकायों के विकास के लिए कई कानून बनाए और उन्हें अधिक अधिकार दिए। कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए क्या कदम उठाया था? कॉर्नवालिस ने जमींदारों के पुलिस अधिकार छीनकर जिलों को थानों में बांटा और दरोगा पर सृजित किया। लॉर्ड मेयो के समय वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति के बाद बढ़ा हुआ सैन्य खर्च और ब्रिटिश साम्राज्य के कर्ज। 1882 के रिपन के रिपन के प्रस्ताव में गैर सरकारी अध्यक्ष की बात क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि इससे स्थानीय निकायों पर जिला कलेक्टर या सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व कम होता था। क्योंकि इससे स्थानीय निकायों पर जिला कलेक्टर या सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व कम होता था। इस पृष्ठ पर पूरे पृष्ठ का मुख्य ऐतिहासिक सारांश क्या हो सकता है? यह पृष्ठ भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली के क्रमिक विकास, कॉर्नवालिस से लेकर 1935 तक और शहरी व ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संस्थागत, ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।